अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी तालूत जिन की वापसी। नेक्स्ट एपिसोड। हम तीनों ने रज़िया से कहा कि वो खुद उन मुकामात का इंतखाब करे जहां वो जाना चाहेगी, लेकिन रज़िया ने तनहा अपनी मर्जी हम लोगों पर मुसल्लत करने से इत्तफाक नहीं किया। बिलाखिर ये तय पाया कि मिलजुल कर सैर का प्रोग्राम बनाया जाए। चुनाचे प्रोग्राम ये बना कि कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, वहाँ से पेशावर और वहाँ से सवात, चित्राल, दीर, कागान और कालाम वगैरह। रज़िया की ख्वाहिश थी कि हम लोग ट्रेन से सफ़र करें। उसे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता था। चुनाचे तसद्दक से कहा गया कि एयर कंडीशनड कंपार्टमेंट में हमारे सफ़र का बंदोबस्त कर दे। तसद्दक ने सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए। कराची से फ़ोन करके उसने लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के होटलों में हमारे लिए कमरों की बुकिंग भी करा दी। हम लोग लाहौर, टेक्सला, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी वगैरह की सैर करते हुए पेशावर पहुँचे। इन तमाम मुकामात पर हमारा क़याम बहुत दिलचस्प रहा। सबसे ज़्यादा खुश रज़िया थी। उसे एक तवील अरसे के बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला था। रज़िया और शकीला में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थीं। हमारे ड्राइवर ज़ेब खान का भाई पेशावर में टैक्सी चलाता था। हमारी आमद से पहले ही ज़ेब खान ने उसे बज़रिया तार मुत्तला कर दिया था और हमारे होटल का पता भी बता दिया था। उसने अपने भाई को हदायत कर दी थी कि वो हमसे राब्ता कायम करे और अपनी टैक्सी में हमें मुख्तलिफ जगहों की सैर कराए। उसका नाम दलेर खान था। हमारे पेशावर पहुंचने के दूसरे ही दिन दलेर खान आ गया। उसने होटल में हमसे मुलाकात की, बताया कि वो अपनी टैक्सी समेत हमारी खिदमत के लिए हाजिर है। हमने उसे कह दिया कि टैक्सी समेत होटल में ही मौजूद रहे, हमें जिस वक्त भी कहीं जाना होगा उसे बुला लेंगे। हमने होटल के मैनेजर से कहकर उसके लिए होटल में ही वक्ती रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया। कराची से लेकर पेशावर तक और पेशावर से आगे काबुल, तेहरान और ना जाने कहाँ कहाँ तक ऐसे लोगों की भारी तादाद मौजूद थी जो यूसुफ एंड आरिफ कारपेट इंडस्ट्रीज़ के मालकान और उनके अहले ख़ानदान की मेज़बानी करना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते। और तसद्दक ने हमसे कहा था कि अगर हम इजाज़त दें तो वो हर एक शहर में हमारी मेज़बानी का आला तरीन बंदोबस्त करवा सकता है। लोग हमेशा आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन हमने तसद्दक को ऐसा करने से मना कर दिया। हम लोग तफरी की घर से निकले थे, पब्लिक रिलेशन के लिए नहीं, और गैर मुतल्लिक लोगों की सोहबत में रहकर बोर होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ज़ेब खान के भाई वाली बात से हम लोगों ने इसलिए इत्तफाक कर लिया था कि हमें सवारी की ज़रूरत तो थी ही। दलेर खान हमारा ड्राइवर भी था और गाइड भी। हमने दीर, सवात, चतराल, कालाम, कागान वगैरह की कई दिन तक खूब सैर की। जहाँ जहाँ टैक्सी जा सकती थी वहाँ वहाँ हम टैक्सी से गए, और जहाँ पैदल जाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ पैदल चले। कोई एक हफ्ता इन अतराफ में गुजारने के बाद हम पेशावर वापस आ गए। इन इलाकों को देखकर, यहाँ के लोगों के तर्ज रिहाइश और इनके म्यार ज़िंदगी को देखकर ही असल पाकिस्तान का अंदाज़ा हो सकता है। रज़िया ने सुबह के वक्त चाय पीते हुए कहा, यूँ मालूम होता है कि हम लोग ज़माने वुस्ता में रह रहे हैं। उफ मेरे खुदा, ये पहाड़ों के गारों में इंसानों की रिहाइश। भला इन इलाकों को देखकर कोई कराची और लाहौर के ग्लैमर का तस्वुर भी कर सकता है। तुम ठीक कहती हो, शकीला ने कहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद पाकिस्तान का आईना नहीं है। पाकिस्तान का असल आईना तो इसके यही अंदरूनी इलाके हैं, जिनको देखकर मुल्क की हकीकत का पता चलता है। मैंने इस सफ़र के दौरान सिर्फ तफरीह ही नहीं की, बल्कि बहुत कुछ सीखा भी है, रज़िया ने कहा। मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक बहुत मालूमात अफ़ज़ा मुतालियाती दौरा था। इंसान अपने हर सफ़र से कुछ न कुछ सीखता है। तालूत ने बड़े मुदब्बराना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ज़िंदगी नित नए तजुर्बात से इबारत है। अच्छा जनाब, एक और नए तजुर्बे का वक्त आ रहा है। मैंने घड़ी देखकर कहा, दलेर खान हमारा मुंतज़िर होगा। आज हमें पेशावर के गिरदोनवा की सैर करनी है। हाँ भाई चलो उठो, तालूत ने कहा, और हम चारों उठकर खड़े हो गए। नीचे दलेर खान हमारा मुंतज़िर था। हम चारों टैक्सी में बैठे और टैक्सी चल पड़ी। हम लोग पेशावर के नवा से भी खासी दूर निकल गए। वह बिल्कुल एक सुनसान नीम पुख्ता सड़क थी। हम लोग गंधारा तहजीब के दौर की एक कदीम यादगार देखने जा रहे थे। अभी हम अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे कि हमें रास्ते में एक जगह एक जीप खड़ी हुई नजर आई। जीप के दाएं और बाएं दो आदमी राइफलें लिए खड़े थे। एक आदमी दाएं जानिब जैक लगाए व्हील खोल रहा था। जीप का एक टायर पंक्चर हो गया था। शायद इन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत हो, दलेर खान। मैंने दलेर खान से कहा, गाड़ी रोककर इनसे पूछो। तालूत और दलेर खान अगली सीट पर बैठे हुए थे। पिछली सीट पर शकीला, उसके बराबर रज़िया और रज़िया के बराबर मैं बैठा हुआ था। मेरी हदायत पर दलेर खान ने गाड़ी आस्ता कर दी, लेकिन यह देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जीप के दाएं तरफ जो राइफल बरदार खड़ा था वो एकदम चौकन्ना हो गया। उसने अपनी राइफल सीधी कर ली। दलेर खान ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। नहीं दलेर खान, तालूत ने उसे टोकते हुए कहा, गाड़ी रोक लो, मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है। और इसी असना में जीप में से एक नुस्वानी चीख सुनाई दी।
कोई औरत पंजाबी लहजे में उर्दू में चिल्लाई, गाड़ी रोक लो भाईजान, मुझे इन लोगों से बचाओ। दिलेर खान ने तालूत की हदायत के मुताबिक गाड़ी आहिस्ता कर ली, लेकिन रोकी फिर भी नहीं, और आहिस्ता से बोला, साहब इस वक्त हमारे पास हमारा बंदूक नहीं है। ये लोग कोई खतरनाक लोग मालूम होता है, आपके साथ बीबी लोग भी है, कोई नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा दिलेर खां, इत्मीनान रखो, तालूत ने उसे दिलासा देते हुए कहा। यह हमारी जिम्मेदारी है, तुम बस गाड़ी रोक लो, बाकी सारा काम हमारा है। तालूत के असरार पर दिलेर खान ने गाड़ी रोक ली। मैं, तालूत और दिलेर खां गाड़ी से उतरे। दोनों औरतों को हमने गाड़ी में ही छोड़ा। हमारी गाड़ी को रुकते और हम लोगों को गाड़ी से उतरते देखकर दोनों राइफल बरदार एकदम मुस्ताद हो गए और उनकी राइफलों की नालों का रुख हमारी तरफ था। और इसी दौरान एक 17-18 साल की एक नौजवान लड़की ने जीप में से छलांग लगा दी और बाहर की तरफ दौड़ी। एक राइफल बरदार ने उसे बाजू से पकड़कर रोका और उर्दू में बोला, किधर जाता है बदबख्त, हम तुम्हारे को गोली मार देगा। दूसरा राइफल बरदार जैसे गोली चलाने के लिए तैयारी खड़ा था। आप लोग वापस आ जाएं प्लीज़, पीछे से रजिया की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। और फिर उसने अंग्रेजी में कहा, ये कोई जुराइम पेशा लोग मालूम होते हैं, अपने आप को खतरे में मत डालिए। बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया। इनकी हैसियत चूहों से ज़्यादा नहीं है। दिलेर खां वाकई दिलेरी का मुजाहरा करता हुआ हमारे आगे आगे चलने लगा, लेकिन तालूत ने उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे कर दिया। तुम हमारा मुल्क में मेहमान है साहब, दिलेर खान ने तालूत के रवैये पर एहतजाज करते हुए कहा। हम तुमको गोली नहीं खाने देगा। कोई गोली नहीं चलाएगा दिलेर खान, तालूत ने मुस्तहकम लहजे में कहा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस असना में हम लोग जीप के बिल्कुल करीब पहुंच गए और उस शख्स ने जो जैक लगाए हुए व्हील बदल रहा था सर उठाकर हम लोगों को देखा और बोला, तुम्हारा लोग का इधर कोई काम नहीं है, इधर से जाओ। राइफल बरदार हमें घूर रहे थे। मुझे बचा लें भाईजान, मुझे बचा लें, लड़की ने गरिया गुजारी करते हुए कहा। जो राइफल बरदार उसे पकड़े हुए था उसने उसे जीप में धक्का देने की कोशिश की। कौन हो तुम लोग, तालूत ने कड़क कर भारी आवाज में कहा। और ये लड़की कौन है, उसे कहाँ से लेकर आ रहे हो? ये लोग मुझे गुजरांवाला से अगवा करके लाए हैं भाई जी, लड़की चिल्लाई। हम तुम्हारे को बोलता है तुम इधर से जाओ। जैक लगाने वाला अपनी जगह से खड़ा हो गया, हमें गुस्से से घूरने लगा। तुम लोग इधर मुसाफिर है, हमारे मुल्क का भी नहीं, इसलिए हम तुमको मौका देता है कि जाओ, नहीं तो हम तुम सबको गोली मार देगा। और इसके साथ ही उस शख्स ने पश्तो में दिलेर खान से कुछ कहा, जिसे सुनकर दिलेर खान के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया और वो आहिस्ता से हमसे बोला, साहब ये लोग एक बहुत बड़े खां का आदमी है, इनसे झगड़ा करना ठीक नहीं है और पुलिस वुलिस भी कुछ नहीं कर सकता, इनको इनके हाल पर छोड़ो और चलो। अभी दिलेर खां की बात पूरी भी ना हुई थी कि तालूत ने मुझे इशारा किया और साथ ही वह बिजली की तरह लपक कर एक राइफल बरदार पर झपट पड़ा। अगले ही लम्हे राइफल तालूत के हाथ में थी। बिल्कुल यही अमल मैंने उस राइफल बरदार के साथ किया जो लड़की का हाथ पकड़े हुए था। आने वाहिद में वो दोनों अपनी राइफलों से महरूम हो चुके थे। हक्का बक्का हमारी शक्लें देख रहे थे। जैक लगाने वाला बेयकीनी के आलम में पलकें झपका झपका कर हमें देख रहा था। लड़की आज़ाद होते ही भागकर हमारे पीछे आकर खड़ी हो गई। तालूत ने राइफल का कुंदा आहिस्ता से उसके एक शाने पर मारा। तालूत की इतनी ही ज़रब काफ़ी थी। वो लुढ़कता हुआ गज़ों दूर चला गया। बकिया दोनों आदमी हमारी तरफ झपटे, लेकिन मैंने भी तालूत की तरह अपनी राइफल का कुंदा दूसरे शख्स के सर पर मारा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तीसरे शख्स ने भागने की अहमकाना कोशिश की, लेकिन तालूत ने उसकी भी कुंदे से तवाज़ो की और वह भी वहीं पर ढेर हो गया। ये सब कुछ निहायत तेज़ी के साथ सिर्फ चंद लम्हों के दौरान हो गया। इस कदर तेज़ी के साथ कि दिलेर खान समझ ही ना सका कि क्या हो रहा है, और जब उसके औसान बजा हुए तो उसने देखा कि वो तीनों आदमी ज़मीन पर पड़े हुए थे। साहब आप लोग तो कमाल का बहादुर है, दिलेर खान ने कहा। हम तो सोच भी नहीं सकता था कि आप लड़ना भी जानते हैं। बोला कराची के साहब लोग को लड़ाई बड़ाई कहाँ आता है, मगर आप लोग तो शेर है शेर। आपने कैसा फुर्ती से इन लोगों से राइफल छीना। हम तो समझा था कि आज हम सब लोग इधर ही मारा जाएगा। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है दिलेर खान, मैंने कहा। हम लोग बदमाश को सीधा करना अच्छी तरह जानते हैं। तालूत ने अपने हाथ में थामी हुई राइफल से जीप के टायरों का निशाना लिया और बारी बारी सारे टायरों पर फायर करके उन्हें नाकारा बना दिया। अब शकीला और रजिया भी गाड़ी से उतरकर हम लोगों की तरफ आ रही थी। ये क्या किस्सा है? शकीला ने इत्मीनान से पूछा। ज़ाहिर है कि उसके चेहरे पर घबराहट वगैरह के कोई आसार नहीं थे। लड़की ने जल्दी से दौड़कर शकीला का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ा कर बोली, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए बहन जी, ये बदमाश मुझे अगवा करके लाए हैं। तुम अब बिल्कुल महफूज हाथों में हो। शकीला ने उसका इशारा थपथपाते हुए कहा, तुम्हें अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, चलो हमारे साथ चलो, फिर इत्मीनान से अपना हाल सुनाना। चलो, तालूत ने कहा, और हम सब लोग नाकारा जीप और उसके करीब 3 बेहोश आदमियों को छोड़कर टैक्सी की तरफ रवाना हुए। इन लोगों की राइफलें भी हमने वहीं फेंक दी। एक राइफल रख लो साहब,
दलेर खान ने कहा। शायद ज़रूरत पड़ जाए। हमें इन राइफलों की ज़रूरत नहीं, तालूत ने जवाब दिया। अलबत्ता अगर तुम रखना चाहते हो तो बड़ी खुशी से रख सकते हो, हमारी तरफ से इजाज़त है। और हाँ, अब वापस होटल चलो। हम एक राइफ़ल तो रखेगा साहब, दलेर खान ने एक राइफ़ल उठाते हुए कहा। हमने बड़ी गलती किया कि अपना राइफ़ल लिए बगैर सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। अब हम आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। दलेर खान ने राइफ़ल अपनी टैक्सी में रख ली। हम सब लोग टैक्सी में बैठ गए और दलेर खान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। साहब, अब हम आपको सारी बात बताते हैं, दलेर खान ने कहा। यह लोग शमरोज़ खान का आदमी था। शमरोज़ खान बहुत बड़ा खान है, उसके पास बड़ा ताकत है, मगर साहब वो बड़ा ख़राब आदमी है। वो औरत लोग का कारोबार करता है। उसके आदमी इधर उधर से औरत लोग को पकड़ कर ले आते हैं, फिर शमरोज़ खान उनको बेच देता है। वो मुल्क से बाहर भी औरत लोग को बेचता है और इस धंधे में उसने बड़ा रुपया कमाया। औरत लोग के अलावा वो लड़कों को भी पकड़ता है और उन्हें खरकारों के हाथ बेच देता है। पुलिस को सारा पता है, मगर शमरोज़ खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग खुशकिस्मत था कि किसी ने हमको इधर देखा नहीं और शमरोज़ खान को पता नहीं चल पाएगा कि उसके आदमियों को किसने मारा है। शमरोज़ खान का आदमी हमारे को बोलता था कि इस बीबी को वो शमरोज़ खान के पास ले जा रहा है। शुक्र है कि शमरोज़ खान का कोई आदमी इस बीबी को नहीं पहचानता, वरना हम सब लोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। शमरोज़ खान हमसे बदला ज़रूर लेता। ये शमरोज़ खान कहाँ रहता है और उसका अड्डा कहाँ वाक़ है? तालूत ने पूछा। वो पेशावर से आगे आज़ाद इलाके में रहते हैं और उधर ही उसका डेरा है, मगर वो बराबर पेशावर आता जाता रहता है। उसके पास अपनी कई गाड़ियाँ और जीपें हैं, दलेर खान ने कहा। कोई बात नहीं है दलेर खान, कभी हम शमरोज़ खान से भी निमट लेंगे। फिलहाल तो होटल में चलकर आराम कर दें, तालूत ने कहा। थोड़ी देर बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए। दलेर खान अपनी टैक्सी पार करके अपने कमरे में चला गया। हम लोग अपने कमरों में आ गए। अब हम 4 की बजाय 5 अफराद थे। हम सब लोग तालूत के कमरे में जमा हो गए। चाय का ऑर्डर देने के बाद शकीला ने लड़की से कहा कि वो अपने बारे में बताए। मेरा नाम खैरुन्निसा है, लड़की ने कहा, और मैं गुजरावाला के एक वकील मुश्ताक अहमद की बेटी हूँ। मेरे वालिद का शुमार शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में होता है। मैं इंटर की तालिबा हूँ। कॉलेज का फासला मेरे घर से बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं रोज़ाना अपनी सहेली कलसूम के साथ, जो मेरे पड़ोस में रहती है, कॉलेज आ जाया करती हूँ। कई दिन से मैं और कलसूम दोनों ये बात महसूस कर रहे थे कि 2 अजनबी अक्सर हमारा पीछा करते हैं। हमने इस बात पर कोई ख़ास तवज्जो इसलिए नहीं दी कि बहुत से लोग कॉलेज आने जाने वाले लड़कियों का पीछा करते रहते हैं। ये दोनों वही आदमी थे जिनके हाथ से इन दोनों साहबों ने राइफलें छीनी हैं। उस शाम को मेरी एक सहेली की मंगनी थी और मैं और कलसूम दोनों इसकी मंगनी में गई। हमें वापस लेने के लिए मेरा छोटा भाई आने वाला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो किस वजह से नहीं आ सका। आखिर जब काफ़ी देर हो गई तो मैं और कलसूम वहाँ से तन्हा चल पड़ी। मेरी उस सहेली का घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, बीच में एक छोटा सा मैदान भी पड़ता है। हमारा इरादा था कि आगे चलकर कोई टांगा कर लेंगे। हमने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मैदान के करीब एक जीप खड़ी है। जैसे ही हम लोग मैदान से गुजरने लगे, जीप इस कदर तेज़ी के साथ हम लोगों की तरफ आई कि यूं लगता था कि हमें कुचल डालेगी। हमारे करीब आकर जीप एकदम रुकी, लेकिन उसका इंजन चालू रहा। उसमें से 2 आदमी कूद कर उतरे, वही दोनों राइफल वाले, और उन्होंने एकदम मुझे दबोच लिया। उनमें से एक ने मेरा मुंह अपने हाथ से इस बुरी तरह बंद कर दिया कि मैं चीख भी ना सकी। ताहम कलसूम ने शोर मचाना चाहा, लेकिन उनमें से एक ने उसकी कनपट्टी पर ऐसा घुंसा रसीद किया कि वो शायद बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या असर हुआ। उन दोनों ने मुझे जीप में धकेला और मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया, और इसके साथ ही जीप आंधी और तूफान की रफ्तार से वहां से रवाना हो गई। उन लोगों ने मेरे दोनों हाथ भी पुश्त के पीछे बांध दिए। जाहिर है कि मैं भला क्या जद्दोजहद कर सकती थी। वो दोनों पिछली सीट पर मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। मैं उनके दरमियान में थी और उन दोनों के हाथों में राइफलें थीं। मुझ पर नीम बेहोशी की कैफियत आ रही थी और मेरा दम घुट रहा था। मुझे यूं लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मेरे दिल से वक्त का एहसास भी मिट चुका था और मुझे नहीं मालूम कि यह हौलनाक सफ़र कितने घंटे जारी रहा। फिर आखिर एक मुकाम पर आकर उन्होंने मेरे मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोल दिया और मेरे हाथ भी आज़ाद कर दिए। अब मैं किसी कदर होश में थी। मैंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर उन लोगों से इल्तिजा की कि मुझे छोड़ दें, लेकिन वो जैसे बहरे थे। उन्होंने मेरी किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, और जब मैंने कुछ ज़्यादा ही गरिया गुजारी की तो उन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी। मैं खौफजदा होकर खामोश हो गई। अब हम ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जो बिल्कुल ही सुनसान था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा इलाका है, हमने कितना सफ़र तय कर लिया और हमारी मंजिल कहाँ है। लेकिन एक जगह सड़क पर लगे हुए पत्थर पर इत्तफाकन मेरी नज़र पड़ गई और मुझे मालूम हो गया कि हम पेशावर के करीब हैं। तब तो मुझे यकीन हो गया कि ये लोग मुझे आज़ाद इलाके में ले जाकर या तो बेच देंगे या खुदा जाने मेरा क्या हशर करेंगे। मैंने सोचा कि चलती हुई जीप से कूद पड़ूं, लेकिन मुझे यह ख्याल फजूल महसूस हुआ। अव्वल तो ये मुमकिन नहीं था
क्योंकि वो दोनों राइफल बरदार मेरी दोनों जानिब चौकस बैठे थे, और दूसरी ये कि मैं जीप से कूदकर कहाँ भाग सकती थी, वो लोग मुझे फिर पकड़ लेते। चुनाचे मैंने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया और दिल ही दिल में दुआएं मांगती रही कि खुदा मुझे इस अजाब से बचा ले। और फिर अचानक जीप थरथराने लगी, इसका तवाज़ुन बिगड़ने लगा। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाकर इसे रोक दिया। इन लोगों ने आपस में पश्तो में कुछ बात की जिसे मैं न समझ सकी। फिर दोनों राइफल बरदार जीप से उतरकर दोनों तरफ खड़े हो गए और ड्राइवर जक लगाने लगा। तब मैं समझी कि जीप का टायर पंक्चर हो गया। मैंने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाकर भाग निकलूं, लेकिन वो दोनों बराबर मुझ पर नजर रखे हुए थे और मेरे ज़रा सी हरकत करने से फौरन चौकन्ने हो जाते। मैंने दिल ही दिल में दुआएं मांगी कि कोई गाड़ी इधर से गुजरे और मैं मदद के लिए शोर मचा सकूं। फिर खुदा ने रहमत के फरिश्तों की सूरत में आप लोगों को इधर भेज दिया, और जो कुछ हुआ वो आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन एक बात बताओ खैरुन्निसा, शकीना ने उसकी दास्तान सुनने के बाद कहा। उन दोनों मुसल्लह अफराद ने तुम्हें अगवा किया, लेकिन तुम्हारे साथ मौजूद कलसूम को छोड़ दिया, जबकि वो बासानी उसे भी अगवा कर सकते थे। तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या वजह है? इसकी वजह खैरुन्निसा ने रुक रुक कर कहा। मुझे ऐसी बेहुदा बात कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके सवाल का जवाब तो देना ही होगा। इसकी वजह यह है कि कलसूम बेचारी बहुत बदशक्ल लड़की है। बचपन में उसके चीचक निकल आई थी और उसका गहरा सांवला चेहरा चीचक के दागों से भरा हुआ है। बदकिस्मती से उसकी शख्सियत में कोई कशिश नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने उसको अगवा नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ खसारे का सौदा साबित होता। मैंने एक नज़र गौर से खैरुन्निसा के चेहरे की तरफ गौर से देखा। वाकई एक खूबसूरत लड़की थी और उसमें कशिश थी। अगवा करने वालों ने उसका गलत इंतखाब नहीं किया था। बहरहाल खैरुन्निसा, अब तुम अपने आप को बिल्कुल महफूज समझो, शकीला ने कहा। कोई माई का लाल अब तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। खैरुन्निसा ममनूनियत के बोझ तले दबी जा रही थी। उसने हम लोगों पर शुक्रिया और दुआओं की बौछार कर दी। फिर उसने हम लोगों से हमारे बारे में पूछा। शकीला और रजिया उससे बातें करने लगीं और उन्होंने हम लोगों के बारे में उसे बताया। ये बताओ खैरुन्निसा कि क्या तुम्हारे घर में फ़ोन है? मैंने पूछा। जी नहीं, उसने जवाब दिया। हमारे अपने घर में तो फ़ोन नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब के दफ्तर में फ़ोन मौजूद है और वो शाम को दफ्तर में मिलते हैं। ठीक है, तालूत ने कहा। तुम नंबर बता दो, मैं गुजरांवाला के लिए अभी से कॉल बुक करवा लेता हूँ। लाइन मिलने में भी टाइम लग जाता है। क्या आप इस वाक़े की तरह पुलिस को नहीं देंगे? रजिया ने तालूत से पूछा। पुलिस को? तालूत ने हंसकर कहा। अरे भाई, वो किस लिए? दिलेर खां की ज़ुबानी तुमने सुन ही लिया है कि शमरोज़ खां आज़ाद इलाके का बाशिंदा है और वहीं उसका कारोबारी अड्डा है। पुलिस इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस को मुतला करने का मतलब होगा सिर्फ अपनी उलझनों में इजाफा करना। माँ बाप को उनकी लड़की वापस मिल जाए, यही बहुत है। आप ठीक कह रहे हैं यूसुफ साहब। खैरुन्निसा को अब हम लोगों के नाम मालूम हो चुके थे। पुलिस को इस मामले से दूर रखना ही बेहतर होगा। मुझे कुछ पता नहीं कि कलसूम ने मेरे घर वालों को क्या बताया होगा और मेरे अब्बू और अम्मी क्या सोच रहे होंगे। हो सकता है उन्होंने इस खबर को अभी तक लोगों से छुपा रखा हो, या ये भी हो सकता है कि अब्बू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी हो। वो खुद एक होशियार वकील है और मामलात को अच्छी तरह समझ सकती हैं। उनसे फ़ोन पर बात हो जाए तो फिर देखते हैं वो क्या कहती हैं। तालूत ने खैरुन्निसा से उसके बाप के दफ्तर का फ़ोन नंबर पूछा और फिर कमरे से ही ऑपरेटर को फ़ोन नंबर देकर कहा कि 5 बजे ये कॉल बुक करवा दी जाए। चाय पीने और खाना खाने के बाद मैंने और तालूत ने वो कमरा तो तीनों खवातीन के हवाले कर दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में आ गए, जो मेरा और रजिया का कमरा था। भाई, अब तो इन मौसूफ शमरोज़ खान से भी 2-2 हाथ कर लेने होंगे, तालूत ने कहा। लेकिन अभी नहीं। हम लोग कराची जाकर और रजिया और शकीला को वहाँ छोड़कर चंद हफ्तों के बाद दोबारा यहाँ आएंगे और फिर उनकी अच्छी तरह खबर लेंगे। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा। और फिलहाल हमें कई बातों में सख्त एहतियात रखने की ज़रूरत है। शमरोज़ खान और उसके साथियों को किसी तरह भी यहाँ हमारी और खैरुन्निसा की मौजूदगी का पता न चलने पाए। ज़ाहिर है कि हम लोगों का तो शमरोज़ खान कुछ न बिगाड़ सकेगा, लेकिन एक तरफ तो बेचारे दिलेर खां की शामत आ जाएगी और दूसरी तरफ खैरुन्निसा और उसके घर वालों को नामालूम क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाएं। इसलिए जब तक खैरुन्निसा अपने घर ना चली जाए, अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है, तालूत ने कहा। उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मुझे असल फ़िक्र दिलेर खां की है। उस गरीब को तो यहीं रहना है। ये लोग बाद में ना जाने उसका क्या असर करें। बस ये है कि इन लोगों को पता न चल सके, मैंने कहा। सारी मुश्किल तो यही है, तालूत ने कहा। असल मसला दिलेर खां का है। ये लोग उसे इल्ज़ाम देंगे और मुमकिन है उसे हलाक कर दें। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि वो मुखलिस और बेगुनाह इंसान मारा जाए, और इसलिए फ़िलहाल इस मामले में मुकम्मल खामोशी और राजदारी से काम लेने की ज़रूरत है, मैंने कहा। गो के उन लोगों को ज़ख्मी छोड़ाएं और जाहिर है कि वो हमारा पीछा नहीं कर सकते, लेकिन ये मुमकिन है कि उनमें से किसी ने दिलेर खां की टैक्सी का नंबर देख लिया हो और इसे जहन में महफूज रखा हो। इस सूरत में उन लोगों के लिए हमारा पता ज़्यादा दुश्वार नहीं होगा।
अरे हाँ यार, तालूत ने एकदम झोंक कर कहा। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो लोग टैक्सी का नंबर यकीनन देख सकते हैं। खैर, अब शाम तक इंतज़ार करो, मैंने कहा। मुश्ताक अहमद से बात करो और देखो कि वो क्या प्रोग्राम बनाता है। शाम को 5 बजे गुजरांवाला से लाइन मिल गई। मैंने ही फ़ोन पर गुफ्तगू की। मुश्ताक अहमद खुद बात कर रहा था। मुश्ताक अहमद साहब, मैंने कहा, आपकी बेटी बखैर आफियत है। हमने उसे बदमाशों के चुंगल से छुड़ा लिया है। क्या कहा? मेरी बेटी जिंदा है, खैरियत से है? उफ मेरे खुदा, तेरा शुक्र है। आप कौन सा आप बोल रहे हैं? प्लीज़ मेरी बेटी से मेरी बात कराओ। क्या वो यहाँ मौजूद है? मुश्ताक अहमद की आवाज़ फरते जज्बात से कांपने लगी थी। जी हाँ, वो यही मौजूद है और आप उससे बात कर सकते हैं, मैंने कहा और रिसीवर खैरुन्निसा को दे दिया। अब्बू, मैं खैरन बोल रही हूँ, खैरुन्निसा ने कहा। मैं पिशावर के एक होटल में 2 शरीफ और बहादुर आदमियों और उनकी बीवियों के साथ हूँ। इन लोगों ने मुझे बदमाशों से छुड़ाया है। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आप मेरी वापसी के बारे में बताइए। मजीद अंकल को? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप फ़ौरन उनसे बात कर लीजिए। जी हाँ, मैं उन्हें देती हूँ। और खैरुन्निसा ने रिसीवर फिर मुझे दे दिया। मुश्ताक अहमद ने मुझसे मेरा नाम, होटल का नाम और कमरा नंबर वगैरह पूछा और फिर कहा, मेरे सगे भाई मजीद अहमद इस्लामाबाद में वजारत मालियात में एडवाइज़र हैं। मैं उन्हें अभी फ़ोन कर रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी में पेशावर आ जाएंगे और अपनी भतीजी को अपने साथ ले जाएंगे। मैं खुद आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता ताकि ज़ाती तौर पर इस अजीम एहसान के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें वक्त लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की जहमत की मुद्दत तवील हो। मजीद भाई मेरे मुकाबले में जल्दी आप लोगों तक पहुंच सकती हैं। वो रात में किसी भी वक्त आ जाएंगे और खैरन को ले आएंगे। क्या आप इस बारे में कोई पुलिस रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराना चाहती है? मैंने पूछा। हमने अभी तक पुलिस को इस बारे में कोई इतला नहीं दी। आपने बहुत अच्छा किया मोहतरम आरिफ साहब, मुश्ताक अहमद ने कहा। ज़ारे के फ़ोन पर तफसीली गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं अपनी बेटी से सारे हालात मालूम कर लूँगा, उसके बाद इस बारे में कोई राय कायम करूँगा। वैसे नवाजिश होगी अगर आप फ़िलहाल इस सारे वाक़े को सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखें। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैंने कहा। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ आरिफ साहब, मुश्ताक अहमद ने कहा। मैं अब इस्लामाबाद में अपने भाई से बात करता हूँ। और फ़ोन बंद हो गया। मैंने रज़िया, शकीला और तालूत को इस सारी गुफ्तगू से आगाह कर दिया जो मेरे और खैरुन्निसा के वालिद मुश्ताक अहमद के दरमियान हुई थी। खैरुन्निसा बहुत खुश थी। उसने कमरे में नफल शुक्राने की नमाज भी अदा की और फिर तीनों औरतें आपस में बातें करने लगीं। खैरुन्निसा ने हम सब लोगों को गुजरावाला अपने घर आने की दावत दी। खाने के वक्त तक हम लोग एक ही कमरे में रहे। खाना हमने उसी कमरे में खाया और इसके बाद मैं और तालूत दूसरे कमरे में चले गए। दोनों औरतें उसी कमरे में रहीं। रात को 11 बजे के करीब हमारे कमरे के फ़ोन की घंटी बजी। हमने होटल के ऑपरेटर को पहले ही बता दिया था कि अगर कोई फ़ोन आए तो हमारे कमरे में लाइन दे दे। यानी इस कमरे में जिसमें मैं और तालूत मौजूद थे। मैंने ही फ़ोन उठाया। सर, आपसे मिलने कोई मजीद साहब आए हैं, ऑपरेटर ने कहा। ठीक है, उन्हें हमारे कमरे में भेज दीजिए, मैंने कहा। तालूत भी उस वक्त जाग रहा था। चंद मिनट के बाद ही हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और अधेड़ उम्र का एक सेहतमंद आदमी अंदर दाखिल हुआ। मेरा नाम मजीद अहमद है, उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने अपना और तालूत का उससे तारुफ कराया और उससे बैठने के लिए कहा। मैं आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी भतीजी की ज़िंदगी और इज्जत बचा ली, मजीद अहमद ने कहा। मेरे भाई मुश्ताक ने मुझे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। इसमें शुक्रगुजारी की कोई बात नहीं, मैंने कहा। वो बच्ची मुश्किल में थी और हमने उसकी मदद की। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। वो दूसरे कमरे में हमारे घर की खवातीन के साथ है। मैंने बाहर निकलकर बराबर वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। रज़िया ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे कहा कि खैरुन्निसा को भेज दे, उसके चचा आ गए हैं। वह तीनों जाग रही थी। खैरुन्निसा फ़ौरन बाहर आ गई। अपने ताया को देखकर वो बेसाख्ता उनसे लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मजीद अहमद ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। खैरुन्निसा बैठ गई और मैंने सबके लिए चाय का ऑर्डर दिया। गो कि मजीद अहमद मना भी करता रहा। इस दौरान खैरुन्निसा ने उसे अपने अगवा के वाक़े की तफसीलात से आगाह किया और यह भी बताया कि हम लोगों ने किस तरह उसकी मदद की। क्या आप तनहा खैरुन्निसा को यहाँ से रात के वक्त ले जाएंगे? मैंने मजीद अहमद से पूछा। मैं तनहा नहीं हूँ, मजीद अहमद ने कहा। सूरत हाल ऐसी है कि मैं तनहा आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हम लोग 2 गाड़ियों में आए हैं। मेरे साथ मेरे एक आबाई मुलाजिम भी है जो गाड़ी चलाता है। वो भी मुसल्ला है और मैं भी मुसल्ला हूँ। दूसरी गाड़ी में मेरे 2 फौजी दोस्त हैं और वो भी मुसल्ला हैं। इसलिए हमें किसी किस्म का कोई खौफ व खतरा नहीं। खैरुन्निसा खैरियत से मेरे घर पहुँच जाएगी और फिर मैं उसके बाप को इतला कर दूंगा। यह आपने अच्छा किया कि आप काफ़ी एहतमाम से आए हैं, तालूत ने कहा। ताहम अगर आप ज़रूरी या मुनासिब समझें तो हम आपके साथ इस्लामाबाद तक चलने के लिए तैयार हैं। यूसुफ साहब, आप लोग तो वाकई फरिश्ता सीरत इंसान हैं। आपने तो कमाल ही कर दिया, मजीद अहमद ने कहा।
इतना बड़ा मार्का कामयाबी के साथ अंजाम देने के बाद भी आप मजीद जहमत उठाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल आपकी इस नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरे इंतजामात के साथ आया हूँ और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बखैरियत घर वापस पहुँच जाऊँगा। आप कल दिन में फ़ोन करके हमें अपनी खैरियत के साथ पहुँच जाने की इतला ज़रूर दे दीजिएगा, मैंने मजीद अहमद से कहा। जी हाँ, मजीद अहमद ने कहा, मैं कल आप लोगों को ज़रूर मुतला करूँगा। इसके बाद मजीद अहमद ने हमें इस्लामाबाद में अपने घर का पता और गुजरांवाला में अपने भाई मुश्ताक अहमद का पता बताया और हमसे कहा भी कि हम कभी उसके या उसके भाई के घर आए। हमने वादा किया कि अगर इन शहरों से हमारा गुजर हुआ तो हम ज़रूर उन लोगों के घर आएंगे। खैरुन्निसा शकीला और रज़िया से रुखसत होने चली गई। इस असना में चाय आ चुकी थी। खैरुन्निसा थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आ गई। हम सब लोगों ने चाय पी और फिर मैं और तालूत मजीद अहमद और खैरुन्निसा को छोड़ने नीचे तक गए। हमने मजीद अहमद के साथ आने वाले लोगों से मुलाकात की और उन्हें चाय की पेशकश की, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। खैरुन्निसा अपने ताया के साथ गाड़ी में बैठ गई और दोनों गाड़ियां रवाना हो गई। मैं और तालूत वापस चल पड़े। लो भाई, वो तो गई, मैंने कहा, लेकिन यार रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो जाए, रात का वक्त है। रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होगी, तालूत ने कहा, मैंने इसका बंदोबस्त कर दिया है और जब ये लोग खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो मुझे इसकी इतला भी मिल जाएगी। मजीद अहमद के फ़ोन करने से पहले ही हमें सही सूरत हाल का इल्म हो जाएगा। हम दोनों वापस उसी कमरे में आ गए जिसमें रज़िया और शकीला मौजूद थी। मुझे बड़ा खौफ महसूस हो रहा है, रज़िया ने कहा। वो तो अपने घर वालों के साथ चली गई, लेकिन जिन शहरों के मुंह से हमने नवाला छीना है, अब वो कहीं हम पर हमलावर न हो जाए। हम तो परदेश में बिल्कुल अकेले हैं। खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, तालूत ने रज़िया को तसल्ली देते हुए कहा। पहले तो तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो कि हम लोग इस शहर में अकेले हैं। हमारे एक फ़ोन पर 20 मुअज़्ज़ज़ीन शहर दौड़े चले आएंगे, जिनसे हमारे गहरे और देरीना तजारती रवाबत हैं और हर तरह से हमारी मदद के लिए कमर बस्ता हो जाएंगे। लेकिन हमें किसी को भी जहमत देने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हम इन सब मुश्किलात से निमटने की सलाहियत रखते हैं और निमट लेंगे। वो तो ठीक है यूसुफ भाई, रज़िया ने कहा, लेकिन आप लोग भी आखिर इंसान हैं, कोई सुपरमैन तो नहीं है। और फिर आप सिर्फ 2 आदमी कितने लोगों से निमट सकेंगे। अब रज़िया बेचारी को क्या खबर थी कि यहाँ वाकई सुपरमैन वाला ही मामला था। उसने तो अपनी दानिश्त में बहुत समझदारी की बात की थी। 1 और 1 मिलकर 2 भी होते हैं और 11 भी, तालूत ने बात को मजाक का रंग देते हुए कहा। हम 1 और 1 मिलकर 11 हो जाती हैं, क्या समझी? वो जोर से हंसा। बाकी लोग भी उसकी हंसी में शरीक हो गए। अच्छा भाई, अब सोने की फिक्र करो, रात बहुत हो गई है, शकीला ने मौजू बदलते हुए कहा। जाहिर है कि उसे तो किसी किस्म की परेशानी लायक नहीं थी, वह मुकम्मल तौर पर मुतमईन थी। हाँ भाई, अब सोना चाहिए, तालूत ने उसकी राय से इत्तफाक करते हुए कहा। इस वक्त हम लोग जिस कमरे में जमा थे वो मेरा और रज़िया का कमरा था। चुनाचे तालूत और शकीला दूसरे कमरे में चले गए। हम लोग अपने कमरे में तनहा रह गए। रज़िया खासी खौफजदा थी। दूसरे दिन सुबह को हम नाश्ते वगैरह से फारिग होकर सैर के लिए तैयार हुए। मैंने नीचे काउंटर पर फ़ोन करके क्लर्क से कहा कि हमारे ड्राइवर दलेर खां को मुतला कर दे कि वो टैक्सी बाहर निकाल दे। हम लोग तैयार होकर नीचे आ रहे हैं। चंद मिनट के बाद नीचे से क्लर्क का फ़ोन आया। सर, आपका ड्राइवर दलेर खां अपने कमरे में मौजूद नहीं है। उसकी टैक्सी तो खड़ी हुई है, लेकिन उसका कमरा खाली है, क्लर्क ने कहा। अच्छा, मैं खुद नीचे आ रहा हूँ, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैं फ़ोन पर गुफ्तगू करके रज़िया को खौफजदा नहीं करना चाहता था। क्या बात हो गई? शकीला ने पूछा। क्लर्क कह रहे कि ड्राइवर कहीं गया हुआ है, मैंने गोलमाल अंदाज में कहा। मैं ज़रा नीचे जाकर मालूम करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तालूत ने कहा। वो कुछ मामले को भांप गया था। हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है, मैंने बाहर निकलने के बाद तालूत से कहा। दलेर खां का कमरा खुला हुआ है और वो खुद गायब है, उसकी टैक्सी खड़ी हुई है। चलो पहले तो नीचे चलकर मालूम करते हैं, तालूत ने कहा। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो रासिम की खिदमत हासिल करेंगे। सर, मैं अल सुबह से ड्यूटी पर हूँ, क्लर्क ने कहा, लेकिन मैंने आपके ड्राइवर दलेर खां को नहीं देखा। हालांकि वो रोज़ाना बहुत सुबह उठ जाता था और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे पास चंद मिनट के लिए दुआ सलाम का ज़रूर आता था। इसके बाद ही वो नाश्ता करता है, लेकिन आज वो नज़र नहीं आया। आपकी कॉल आने के बाद मैंने एक वेटर को उसके कमरे में भेजा, लेकिन कमरा खुला हुआ था और दलेर खान इसमें मौजूद नहीं था। ये बात खिलाफ मामूल थी। चुनाचे मैं खुद गया और मैंने चंद मिनट तक उसे इधर उधर तलाश किया। वो मुझे नहीं मिला और मैंने आपको मुतला कर दिया। इसमें कोई तशवीश की बात नहीं, तालूत ने सारे मामले को बहुत सरसरी रुख देते हुए बताया। मुमकिन है वो किसी काम से कहीं गया हुआ हो या उसका कोई दोस्त वगैरह उसे मिलने आ गया हो। मेरा ख्याल है वो जल्दी वापस आ जाएगा। जी हाँ सर, मेरा भी यही ख्याल है, क्लर्क ने जल्दी से तालूत से इत्तफाक करते हुए कहा। हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे, तालूत ने क्लर्क से कहा। अगर वो आ जाए तो आप हमें मुतला कर दीजिएगा। जी हाँ सर, यकीनन, क्लर्क ने जवाब दिया।
हम लोग काउंटर के पास से हटकर कुछ दूर जाकर लॉबी में बैठ गए। मेरा ख्याल है कि उसे अगवा किया गया है, तालूत ने मुझसे कहा। उसका इस तरह गायब हो जाना खालिया जिल्लत नहीं। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने कहा। तुम रासिम के जरिए मालूम करो। हाँ, मैं रासिम के जरिए भी मालूम करता हूँ, तालूत ने कहा। लेकिन ये बात पहले से सोच लो कि खवातीन से क्या कहना है। मेरा मतलब है कि रजिया से क्या कहना है। हम उन्हें बताएंगे कि दलेर खान अचानक बीमार हो गया और अपने घर में साहिब फराश है, मैंने कहा। ज़ाहिर है कि हमें उसे छुड़ाकर तो लाना ही होगा। हम उसे पहले भी ये बता देंगे कि वो खवातीन के सामने इन वाक़यात का कोई तज़किरा न करे जो उसके साथ पेश आई। हाँ, ये ठीक है, तालूत ने कहा। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि दो अफराद जिनकी कमर से कारतूसों की पेटियां बंधी हुई थी और साथ रिवॉल्वर लटक रहे थे इधर उधर, इस अंदाज में देखते हुए गोया उनको किसी की तलाश हो होटल के काउंटर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उनके मुश्तबा अंदाज ने हमारी तवज्जो उनकी तरफ मबजूल कर दी। वो लोग काउंटर पर जाकर क्लर्क से कुछ बातें करने लगे जो हम सुन नहीं सके। काउंटर क्लर्क ने दूर से हमारी तरफ इशारा करके उन लोगों से कुछ कहा और वो लोग हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनके अंदाज कतई दोस्ताना नहीं थे। हमारे करीब आकर वो लोग रुक गए और उनमें से एक ने पूछा, तुम लोग कराची से इधर आए? हाँ, हम लोग कराची से आए हैं, बोलो क्या काम है? मैंने कहा। दलेर खान तुम लोगों का ड्राइवर है? उसने पूछा। हाँ, वो हमारा ड्राइवर है, मैंने कहा। लेकिन वो सुबह से गायब है, मालूम नहीं वो कहाँ चला गया। क्या तुम उसको जानते हो? तुम्हें उसके बारे में कोई खबर है? हाँ, हम उसको जानते हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। दलेर खां उधर हमारे डेरे पर है, हमने उसको पकड़ा है। अगर तुमको उसकी ज़िंदगी अजीज़ है तो हमारे साथ चलो। समुंदर खां तुमसे बात करना चाहते हैं। ये समुंदर खां कौन है? मैंने पूछा। तालूत इस हसना में सिर्फ इन लोगों की शक्लें देखता रहा। समुंदर खां खुद बताएगा कि वो कौन है, उसने जवाब दिया। अभी दलेर खां को बचाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, वो हमारा कैदी है। वो तुम्हारा कैदी है? तालूत ने पहली दफ़ा बोलते हुए कहा। फिर तो हम उसे छुड़ाने के लिए ज़रूर चलेंगे। हमें चंद मिनट की मोहलत दो, हम अभी आते हैं। ठीक है, हम इधर ही बैठे हैं, उसने कहा और वो दोनों बैठ गए। मैं और तालूत अपनी जगह से उठ गए। उन लोगों को यही बताने कि दलेर खां बीमार है और अस्पताल चला गया है, हम उसे देखने जा रहे हैं, तालूत ने कहा। हमने ऊपर जाकर रजिया और शकीला को यही बताया कि दलेर खां बीमार होकर अस्पताल चला गया है और हम उसे देखने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। मुमकिन है वापसी में हमें देर हो जाए, इसलिए वो लोग परेशान हो। उसे अचानक क्या हो गया? रजिया ने पूछा। कल तक तो वो ठीक ठाक था। इंसान को बीमार होते क्या देर लगती है, मैंने कहा। ज़रा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, रजिया ने कहा। हम लोग अकेले हैं, जब मैं साथ हूं तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, शकीला ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा। हम दोनों वापस नीचे आ गए। वो दोनों आदमी हमारे इंतजार में बैठे हुए थे। हमारे देखते ही वो खड़े हो गए। हमें कहाँ जाना होगा? तालूत ने उनसे पूछा। जिधर भी जाना होगा हम ले चलेगा, उनमें से एक बोला। हमारे पास गाड़ी है, चलो, तालूत ने कहा। हम चारों चल पड़े। होटल के गेट के बाहर एक जीप खड़ी हुई थी। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही जीप थी जो खैरुन्निसा के अगवा के लिए इस्तेमाल की गई थी। इसके टायर वगैरह सब तब्दील किए जा चुके थे। हम दोनों जीप की पिछली सीट पर बैठ गए और अगली सीटों पर वो दोनों मुसल्लह अफराद बैठ गए। हमारा काफिला नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। पेशावर शहर के मुजाफात ख़त्म हो गए और अब हम लोग पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे थे। एक पतली सी पहाड़ी सड़क थी जिस पर हम लोग जा रहे थे। हमारे एक तरफ पहाड़ी सिलसिला था जिसमें जगह जगह गारों के अंदर इंसान रह रहे थे। हम इससे पहले भी मनाजर देख चुके थे, इसलिए हमें कोई हैरत नहीं हो रही थी। जीप काफ़ी देर तक इस इलाके में सफ़र करती रही। बिलाखिर वो एक बड़े से गार के करीब रुक गई। दोनों मुसल्लह आदमी अपने नशिस्तों पर से उतर पड़े और उन्होंने हमें भी उतरने का इशारा किया। हम दोनों उतर पड़े और उन दोनों मुसल्लह अफराद ने पहले तो हमारी तलाशी ली और फिर हम उनकी ज़ेरे क़यादत पहाड़ी गार में दाखिल हुए। ये गार अंदर से बाकायदा एक कमरे की तरह रास्ता था। सबसे पहले हमारी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी वो दलेर खां था। दलेर खां के दोनों हाथों और दोनों पैरों में जंजीरें थीं और इन जंजीरों के सिरे भारी भारी पहाड़ी पत्थरों से बंधे हुए थे। वो कहीं भाग कर नहीं जा सकता था। दलेर खां के अलावा उस कमरे में 4 आदमी और थे। उनमें से 3 के सरों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पट्टियां बंधी हुई थी। ये तीनों वही थे जिनसे हमारा कल तसादुम हुआ था। चौथा आदमी यकीनन समुंदर खां होगा। वह एक तीखे नकूश वाला, काफ़ी सन रसीदा लेकिन मजबूत काठी का आदमी था। हमारे को माफ़ी दो साहब, दलेर खां ने हम दोनों को देखते ही गुलूगीर आवाज़ में कहा। इन लोगों ने हमारा टैक्सी का नंबर देख लिया था। बाद में इन लोगों ने हमारा टैक्सी को तलाश कर लिया और होटल पहुंचकर आप लोगों के बारे में भी पता कर लिया। हमारा कोई कसूर नहीं है। कल रात हम लोग आपके लिए टैक्सी चला रहे। हमने इन लोगों को कुछ नहीं बताया, इन लोगों ने खुद ही सब कुछ पता कर लिया। हमारा कोई कसूर नहीं है। कल रात में ये लोग इधर हमको पकड़ लाया और अब आप लोगों को भी इधर बुला लाया है। हमें मालूम है दलेर खां कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तालूत ने कहा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। समुंदर खां कौन है? हम समुंदर खां हैं, सन रसीद आदमी ने कहा। तुमने हमें क्यों बुलाया और क्या चाहते हो? दलेर खां को तुमने क्यों पकड़ रखा है?
तालूत ने तेवरी पर बल डालकर कहा। तुम लोग कल हमारे इन आदमियों को मारा? समुंदर खां ने कहा। हमारा शिकार छीना, हमारा नुकसान किया। अभी उस लड़की को हमारे वाले करो और दलेर खां को ले जाओ। उसके बगैर हम दलेर खां को नहीं छोड़ेगा। हम लड़की को उसके घर भिजवा चुके हैं, तालूत ने जवाब दिया। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए समुंदर खां कि तुम इस कदर घिनौना कारोबार करते हो। पठान तो बहादुर और गैरतमंद लोग होते हैं। तुम कैसे पठान हो जो ये गंदा काम करते हैं? हम तुम्हारी तकरीर सुनने इधर नहीं बैठे हैं। समुंदर खां ने माथे पर बल डालकर कहा। अगर लड़की को तुमने घर भिजवा दिया तो उसके बदले में तुमको रकम देना होगा, हमारा नुकसान पूरा करना होगा, वरना हम दलेर खां को कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा जीप का जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा करना होगा, और हमारे एक राइफल भी गायब है, उसका पैसा भी देना होगा। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? तालूत ने कहा। तुम्हारा किसके गिरोह से ताल्लुक है? हम शमरोज खान का आदमी है, समुंदर खां ने जवाब दिया। शमरोज खां इधर का बहुत बड़ा खां है, तुम उसका दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं करेगा। हमें किसी से दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, तालूत ने कहा, लेकिन हमें शमरोज खां से मिलवाओ। शमरोज खां इधर नहीं है, वो इस वक्त किसी दूसरे इलाके में है, समुंदर खां ने जवाब दिया। तुमको उससे बात करने का क्या ज़रूरत है? हम जो इधर मौजूद है। हम शमरोज खां का खास आदमी है, जो बोलना है हमारे को बोलो। कितना पैसा मांगते हो? तालूत ने पूछा। 50,000 रुपया, समुंदर खां ने जवाब दिया। इसमें सारा नुकसान शामिल है। और इसके एवज तुम हमें क्या दोगे? तालूत ने पूछा। हम दलेर खां को आज़ाद कर देगा, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, और फिर तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं देगा, समुंदर खां ने कहा। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, तालूत ने कहा, तुम्हें 2 और बातों का भी वादा करना होगा। पहली बात तो यह है कि हम लोग तो चंद रोज़ इधर रहकर चले जाएंगे, लेकिन दलेर खां को तो इधर ही रहना है। तुम हमारे जाने के बाद दलेर खां को किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। और दूसरी बात यह है कि जिस लड़की को हमने उसके घर भिजवाया है, आइंदा उसे दोबारा गवाह करने की कोशिश नहीं करोगे। हमको तुम्हारा दोनों बात मंजूर है, समुंदर खां ने कहा, लेकिन क्या तुम 50,000 रुपया देगा? क्यों नहीं देगा? तालूत ने उसी के लहजे में कहा, और जेबों में हाथ डालकर नोटों की गड्डियां निकालकर समुंदर खां के सामने ढेर करने लगा। गिनो, उसने समुंदर खां से कहा। गिनते जाओ। समुंदर खां और उसके बाकी 5 साथी आंखें फाड़ फाड़ कर कभी नोटों की बुलंद होती हुई गड्डियों को देखते और कभी तालूत को और मेरी शक्ल को देखते। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम उन्हें वाकई रकम दे रहे हैं। तुम इतना रुपया जेब में भरकर इधर आए? समुंदर खां ने हैरान होते हुए पूछा। हम किसी से डरते नहीं, तालूत ने इत्मीनान से जवाब दिया। अगर दलेर खां की जिंदगी का सवाल ना होता तो तुम हमसे कभी ये रकम वसूल नहीं कर सकते थे। अगर तुम रकम नहीं देता तो दलेर खां इधर ही मर जाता, समुंदर खां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने दलेर खां की तरफ देखा, उसके चेहरे के तासुरात बड़े अजीबोगरीब थे। वो बड़ा शर्मिंदा शर्मिंदा सा और बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। उसे यकीनन दिल है दिल में इस बात का मलाल हो रहा होगा कि उसको बचाने की खातिर हम लोगों को इस कदर भारी रकम खर्च करनी पड़ रही है। साहब, आप इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? आखिर दलेर खां से नारा आ गया और वो बोल ही पड़ा। हमको इधर ही छोड़ जाओ। अगर हम मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सारे लोग को एक दिन तो मरना है, मैं आपका इतना बड़ा नुकसान क्यों करूं? अगर इंसान के पास पैसा मौजूद हो तो उसे जान से ज़्यादा अजीज नहीं रखना चाहिए, तालूत ने जवाब दिया। पैसा जान से बढ़कर नहीं होता दलेर खान, हमें तुम्हारी जान भी उतनी ही अजीज है जितनी कि अपनी जान। इसलिए इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो कि पैसे खर्च हो गए और फिर तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं। तुमने तो हम लोगों को दखल अंदाजी करने से मना किया था। ये तो हम लोग थे जिन्होंने टैक्सी रुकवा कर उन लोगों की मुरम्मत की और उस लड़की को छुड़ाया। वो तो ठीक है साहब, मगर ये भी तो देखो कि ये बहुत बड़ा रकम है, दलेर खां ने कहा। कोई रकम इंसानी जान से बड़ी नहीं होती, तालूत ने जवाब दिया और फिर समुंदर खां की तरफ देखा। समुंदर खां और उसके साथी इस तमाम गुफ्तगू से बेनियाज बड़ी महवियत के साथ रकम गिनने में मसरूफ थे। जाहिर है कि अब उन्हें हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं था। गार में दाखिल होने से पहले हमारी तलाशी ली जा चुकी थी और हमारे पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। रकम हम अदा कर चुके थे, लिहाजा अब हमारे भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनांचे अब उनकी सारी तवज्जो रकम की तरफ थी। आखिर उन्होंने गिनती खत्म कर ली और आपस में पश्तों में कुछ देर तक बात की। रकम पूरा है, समुंदर खां ने कहा। अब तुम दलेर खां को ले जा सकते हो, हम इसको आज़ाद कर देगा। और उसने अपने आदमियों से मुखातिब होकर पश्तों में कुछ कहा। वो लोग उन जंजीरों के कुफल खोलने लगे जो दलेर खां के हाथ और पैर में बंधी हुई थी। चंद मिनट के बाद दलेर खां आज़ाद हो गया। उसने अपने बाजुओं और टांगों को कई झटके दिए और सीधा खड़ा हो गया। अभी हमारा सुलह सफाई हो गया, अब कोई दुश्मनी नहीं है, समुंदर खां ने कहा। अभी तुम हमारा दोस्त है और मेहमान है। अब हम तुम्हारे लिए चाय बनवाएगा, फिर हम तुम्हारे को जीप में पेशावर तक पहुंचा देगा। नहीं समुंदर खां, शुक्रिया, मैंने खड़े होते हुए कहा। हमें तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं, तुम्हें रकम चाहिए थी तो वो हमने दे दी। अब सिर्फ तुम हमें पेशावर तक भिजवाने का इंतज़ाम कर दो। हमें किसी चाय वाय की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें पेशावर तक पहुंचवाने का किराया अदा करने के लिए तैयार हैं। तुम क्या बात करता है साहब, समुंदर खां ने कदरे नागवार लहजे में कहा।
अभी हम तुमसे जीप का किराया लेगा, जाओ जीप में बैठ जाओ, जरगुल खान तुम्हारे को पेशावर तक छोड़ आएगा। हम दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और गार से बाहर निकल आए जहां जीप खड़ी हुई थी। मैं और तालूत पिछली सीट पर बैठे हुए थे और दलेर खान आगे बैठ गया। जरगुल खान उन दोनों आदमियों में से एक था जो हमसे मिलने होटल आए थे। उसने ड्राइविंग सीट संभाली और जीप स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर तक सफर खामोशी से तय होता रहा, लेकिन शायद तालूत के लिए अब ज्यादा सब्र करना मुश्किल हो रहा था। तुम लोग ये बदमाशी का धंधा कब से कर रहे हो जरगुल खान, उसने कहा। जरगुल खान ने एक सेकंड के लिए गर्दन घुमाकर तालूत को घूरा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तुम लोग जो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जतों का सौदा करते हो, कभी ये बात भी सोचते हो कि तुम्हारे अपने घर में भी बहू बेटियां और बहनें मौजूद हैं? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं साहब, जरगुल खान ने नाराजगी से कहा। अगर तुम ज्यादा फजूल बात करेगा तो फिर हम तुमको इधर ही उतार देगा। क्यों? तालूत ने उसे कचौका लगाते हुए कहा। मैंने अगर तुम्हारी बेगैरती और बुजदरी का जिक्र कर दिया तो बुरा क्यों मान गए? क्या औरतों को अगवा करने वाले से भी ज्यादा जलील और बेगैरत कोई और इंसान हो सकता है? तुम्हें अगर जरा सी भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जरगुल खान ने एकदम ब्रेक लगाए और जीप रोक दी। इधर ही उतर जाओ और दफान हो जाओ, उसने तालूत की तरफ देखकर कहा। जीप आगे नहीं जाएगा। दलेर खान ने पश्तो में जरगुल खान से कुछ कहा, लेकिन तालूत ने उसे रोक दिया और जरगुल खान की तरफ देखकर बोला, एक बात याद रख जरगुल खान, जीप आगे नहीं जाएगी तो पीछे भी नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी, चलो उतरो, उसने मुझसे और दलेर खान से कहा। हम तीनों जीप में से उतर पड़े। जीप का इंजन स्टार्ट था। हम तीनों उतरकर जीप के करीब खड़े हो गए। जरगुल खान ने जीप को पीछे मोड़ने के लिए रिवर्स गियर में डालना चाहा, लेकिन गियर का रॉड एकदम एक तरफ झूल गया। जरगुल खान ने उसे इधर उधर हिलाया, वो बिल्कुल ढीला होकर झूल गया। क्या हो गया? मैंने पूछा। जरगुल खान के चेहरे से परेशानी के अलावा हैरत भी जाहिर हो रही थी। उसने तालूत की बात का जवाब देने की बजाय पश्तो में दलेर खान से कुछ कहा, जिसका दलेर खान ने उर्दू में जवाब दिया, तुम्हारा गाड़ी है, तुम खुद संभालो, हम हाथ नहीं लगाएगा। फिर वो हम दोनों की तरफ देखकर बोला, साहब इधर से जाने में बड़ा मुश्किल होगा, आप लोग पैदल चलने का आदी नहीं है, हम तो पैदल भी चल सकते हैं, पर आप लोग कैसे चलेगा? जिस तरह तुम चलोगे उसी तरह हम भी चलेगा, मैंने कहा। फिक्र मत करो और चल पड़ो, हमें रास्ते में कोई ना कोई सवारी जरूर मिल जाएगी, तालूत ने पुरयकीन लहजे में कहा। मुश्किल की बात है साहब, दलेर खान ने कहा, इधर सवारी मवारी जरा दिक्कत से मिलता है। इसकी जीप को क्या हो गया? मैंने चलते हुए दलेर खान से पूछा। हम तीनों अब वहां से चल पड़े थे। इसका गियर फ्री हो गया है, दलेर खान ने जवाब दिया। गाड़ी स्टार्ट तो रहेगी मगर चलेगा नहीं, शायद इसका गियर बॉक्स उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए तो किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, मैंने कहा। या मिस्त्री को इधर बुलाना पड़ेगा या गाड़ी को धक्के से मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा, दलेर खान ने जवाब दिया। जरगुल खान ने एक बार फिर दलेर खान को आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन दलेर खान ने उर्दू में ही जवाब दिया, हम नहीं आएगा, हम जाता है, अपनी गाड़ी को खुद संभालो। हम तीनों बमुश्किल एक फरलांग गए होंगे कि तालूत मेरी तरफ देखकर हौले से मुस्कुराया, लेकिन इस एहतियात के साथ कि दलेर खान को इसका एहसास न हो सके। मैं समझ गया कि अब वो कोई काम दिखाने वाला है। जरा ही देर में हमें अपने पीछे से किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। सबसे पहले दलेर खान ने मुड़कर देखा और उसके बाद हमने। एक सुरमई रंग की फोर्ड चली आ रही थी। दलेर खान ने तकरीबन सड़क के वस्त में आकर हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया। अरे भाई, बीच सड़क में मत खड़े हो, तालूत ने उसे समझाते हुए कहा। ना जाने वो रोके या ना रोके, तुम किनारे पर हो जाओ। लेकिन उस वक्त तक फोर्ड करीब आ चुकी थी। उसके ड्राइवर ने गाड़ी आहिस्ता की और सड़क के बीच में खड़े हुए दलेर खान से कुछ फासले पर रोक दी। दलेर खान जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने ड्राइवर पर नजर डाली। वो अपने लिबास और वज़ाकता से कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स नजर आ रहा था। क्या बात है? उसने साफ उर्दू में पूछा। क्या ये जीप जो पीछे खड़ी हुई है आप लोगों की है? हाँ, ये हमारी जीप है, तालूत ने दलेर खान के बोलने से पहले ही कहा। उसका गियर फ्री हो गया है। हम लोगों को पेशावर तक जाना है, अगर आप हमें लिफ्ट दे दें तो अनायत होगी। ज़रूर, तशरीफ़ रखें, उस शख्स ने कहा और हाथ बढ़ाकर अपने बराबर वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। दलेर खान ने खुले दरवाजे में हाथ डालकर पिछला दरवाज़ा खोला और हमारी तरफ मुखातिब होकर बोला, बैठो साहब। हम दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और दलेर खान अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। फोर्ड रवाना हो गई। मैंने बहुत ही आहिस्ता से तालूत से पूछा, रासिम, और उसने खामोशी से गर्दन हिला दी। उस शख्स ने रास्ते भर हमसे कोई बात नहीं की। उसने ये भी नहीं पूछा कि हम लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस इलाके में क्या कर रहे हैं। ना ही उस शख्स ने अपने बारे में हमें कुछ बताया। दलेर खान उसके बराबर बैठा हुआ था और इस तवक्को में था कि शायद वो कोई बात करे, लेकिन वो तो जैसे पत्थर के बुत की तरह साकित था। वो बिल्कुल मशीनी अंदाज में गाड़ी चलाता रहा और उसने एक बार भी दलेर खान की तरफ नहीं देखा, ना ही हमने उससे बात की। दलेर खान ने एक आध बार पीछे घूमकर हम लोगों की तरफ देखा। हम लोग भी खामोश बैठे हुए थे। चुनाचे दलेर खान भी चुप हो गया। आखिर हम लोग पेशावर शहर की हदूद में दाखिल हो गए। शहर के अंदर आने के बाद उस शख्स ने गाड़ी खामोशी से एक होटल के सामने रोक दी और बोला, मुझे इस होटल में जाना है, अब यहाँ से आप लोग कोई दूसरी सवारी ले लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया।
और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा है। मेरे साथ तालूत भी उतरा है और अगली सीट से दलेर खां भी उतरा है। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, दलेर खां ने उस शख्स से मुखातिब होते हुए कहा। कोई बात नहीं, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और गाड़ी जन से होटल के गेट में दाखिल कर दी। अजीब आदमी था साहब, दलेर खान ने गर्दन को एक जानिब झुकाते हुए कहा। सारा रास्ता कोई बात ही नहीं किया, ना हम लोगों के बारे में कुछ पूछा, ना अपने बारे में कुछ बताया, कोई बात ही नहीं बोला। दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं दलेर खां, मैंने उसे समझाते हुए कहा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ही कम बोलने की आदत होती है और जो दूसरों के मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते और ना ही इस बात को पसंद करते हैं कि कोई उनके काम में दिलचस्पी ले। यह शख्स भी उन्हीं जैसे लोगों में से था। आओ पहले सामने वाले चाय खाने में बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं, तालूत ने कहा। उसके बाद होटल चलेंगे। साहब आप इस चाय खाने में बैठेगा? दलेर खान ने उससे इस मामूली चाय खाने की तरफ देखते हुए कहा, जहां अंदर मामूली किस्म की बेंचें पड़ी हुई थीं। तो क्या हुआ यार? तालूत ने बेतकल्लुफाना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम तीनों इस मामूली से चाय खाने में दाखिल हो गए और एक तरफ कोने की खाली मेज के गिर्द बेंचों पर इस तरह बैठ गए कि एक बेंच पर मैं और तालूत थे और हमारे मुकाबिल की बेंच पर दलेर खान था। चाय खाने का पठान मालिक हमें देखते ही दौड़ा हुआ आया और उसने एक लड़के को पश्तो में कुछ हदायत दी। लड़का जल्दी से मेज की तरफ आया और अपने कंधे पर पड़े हुए एक मैले से कपड़े से मेज को साफ करने लगा। तालूत ने एक चैनक चाय का ऑर्डर दिया। अब जरा धीमी आवाज में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया, तालूत ने दलेर खान से कहा। हम उधर अपने क्वार्टर में सोया पड़ा था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और हमने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसे हम नहीं जानता था। उसने हमारे को बोला कि वो सिविल अस्पताल से आया और हमारा अम्मा बहुत बीमार होकर उधर दाखिल हो गया और हमको बुलाता है। हम बोला कि हम अपनी टैक्सी निकालते हैं और फ़ौरन चलता है। उसने बोला कि टैक्सी निकालने और स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, उसके पास जीप है। हम उसकी बातों में आ गया, उसका साथ जीप में बैठ गया, मगर वो जीप में अकेला नहीं था, उसके साथ 2 आदमी और भी था। वो दोनों पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही जीप स्टार्ट हुआ, उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकालकर पीछे से हमारा गर्दन से लगा दिया और बोला कि अगर हमने शोर मचाया तो हमको गोली मार देगा। हम समझ गया कि हम किसी चक्कर में आ गए। हमने उन लोगों से पूछा कि वो कौन है और क्या चाहता है। उन लोगों ने जवाब दिया कि हमको समुंदर खान के पास चलना है। वो लोग हमारे को समुंदर खान के पास उसी जगह लेकर आया जहां बाद में आप लोगों को लाया। समुंदर खान ने हमारे से कल के वाक़े के बारे में सारा बात पूछा। उसे आप लोगों के बारे में भी पहले से मालूम हो गया था कि आप लोग इसी होटल में ठहरे। समुंदर खान हमसे लड़की के बारे में पूछता था। हमने कसम खाकर कहा कि हमारे को लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं। फिर उन लोगों ने हमारे को जंजीरों से बांध दिया और ये तय किया कि आप लोगों को बुलाने के लिए 2 आदमी भेजा जाए और फिर आप लोग आ गया। इसके बाद का तो सारा हाल आपको पता है। ठीक है दलेर खां, तालूत ने कहा। अब उन लोगों ने वादा कर लिया कि वह तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। उनको रकम मिल चुकी है, इसलिए ये किस्सा खत्म हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनो। बेबी लोग के सामने सारी बात का कोई जिक्र न करना। उन्हें हमने ये बताया था कि तुम बीमार होकर अस्पताल चले गए हो और हम तुम्हें देखने के लिए जा रहे हैं। अब हम उन्हें यह बताएंगे कि रात को तुम्हारे पेट में दर्द उठा था और तुम्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां तुम्हारा मुआयना हुआ और दवा दे दी गई और अब बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा दर्द खत्म हो चुका है और डॉक्टरों ने तुम्हें बिल्कुल सेहतमंद करार देकर घर जाने और टैक्सी चलाने की इजाज़त दे दी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझता है साहब, दलेर खान ने जवाब दिया। अगर बीबी लोग को इस सारी बात का पता चलेगा तो वो डर जाएगा, परेशान हो जाएगा। हम वही बोलेगा जो आपने बोला है। इस असना में चाय की चायनक और उसके साथ 3 छोटे प्याले आ गए। हम तीनों चाय पीने लगे। इसके बाद पैसे देकर हम लोग बाहर निकले और एक टैक्सी में बैठकर अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। अब हम दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद बाहर निकलेंगे, तालूत ने दलेर खां से कहा। तुम भी खाना खाकर थोड़ा सा आराम कर लो। हम लोग पहले तालूत के कमरे में पहुंचे। रजिया और शकीला दोनों इसी कमरे में मौजूद थी। रजिया का चेहरा बड़ा उतरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन हम दोनों को देखते ही जैसे वो रोशनी में डूब गई। कमाल कर दिया आप लोगों ने, उसने शिकायत भरी नजरों से हम दोनों को देखते हुए कहा। सुबह के गए अब आ रहे हैं, दोपहर भी हो चुकी है। हाँ भाई, जरा इसी दलेर खां के चक्कर में लगे हुए थे, तालूत ने कहा। शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। इसे क्या हो गया था? शकीला ने मायनेखेज नजरों से तालूत की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों से शरारत साफ अयां थी। तालूत ने जल्दी से नजरें झुका लीं और बोला, भई उसके पेट में दर्द उठा था और वो रात को अस्पताल चला गया था। डॉक्टरों को अपेंडिक्स का शुबा था, इसलिए उन्होंने उसे दाखिल कर लिया। हम लोगों को इतनी देर इसलिए हुई कि हमने अपनी निगरानी में उसका सारा चेकअप करा लिया। अब वो बिल्कुल ठीक है। अब खाने के बाद थोड़ी देर आराम और फिर सैर। बड़ी जल्दी ठीक हो गया आपका ये मरीज। शकीला ने इस बार मुझे घूरा और मैं जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। चलिए शुक्र है कि अपेंडिक्स नहीं निकला, वरना तो फौरन ही ऑपरेशन कराना पड़ता, रजिया ने सादगी से कहा। उस बेचारी को क्या मालूम था कि हम लोग क्या दास्तान तराजी कर रहे हैं और असल बात क्या है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। इस्लामाबाद से कॉल है सर, ऑपरेटर ने कहा। बात कराइए, मैंने कहा और ऑपरेटर ने लाइन मिला दी। दूसरी तरफ से मजीद अहमद बोल रहा था।
उसने बताया कि वो खैरुन्निसा को लेकर बखैर आफियत इस्लामाबाद पहुंच चुका है और खैरुन्निसा के वालिद को उसने उसकी बेटी की खैरियत से मुतला कर दिया है। मजीद अहमद ने बताया कि खैरुन्निसा के वालिद मुश्ताक अहमद ने हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, हमें गुजरांवाला आने और अपने घर क्याम करने की दावत दी है। मजीद ने खुद अपनी तरफ से हमें अपने घर इस्लामाबाद आने की दावत दी। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, मैंने आप लोगों के पते महफूज कर लिए हैं, कभी ज़िंदगी ने मोहलत दी तो ज़रूर आप लोगों की खिदमत में हाजिरी देंगे। मैंने मजीद अहमद के साथ होने वाली गुफ्तगू से बाकी लोगों को आगाह किया। रज़िया ने खास तौर पर इत्मीनान का सांस लिया कि खैरुन्निसा खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच गई। फिर हमने खाना मंगवाया और खाना ख़त्म करने के बाद मैं और रज़िया आराम करने अपने कमरे में चले गए। हमने पेशावर में 3 रोज़ और क्याम किया। इस असना में कोई नया वाक़या ज़हूर पजीर नहीं हुआ। दिलेर खां के साथ भी कोई नई बात नहीं हुई। समुंदर खां ने कम अज़ कम इस हद तक तो अपना वादा पूरा किया था। इन 3 दिनों के दौरान हमने आसपास के तकरीबन तमाम अहम मुकामात देख डाले थे। हमें घर से निकले हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे। जीनत खाला से फ़ोन पर कई मरतबा बात हो चुकी थी। वह सब लोग बखैरियत थे। तसद्दुक और क़य्यूम रोज़ाना जीनत खाला के पास आते थे और नौशाबा के वक्त का तो ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं के साथ गुजरता था। फैक्ट्री में भी सब खैरियत थी। बिलाखिर हमने वापसी का कसद किया। रज़िया इस तफरीही प्रोग्राम से बहुत खुश थी। उसने पहली मरतबा मुल्क के शुमाली इलाके देखे थे और वादिय कालाम और कागान जैसी जगहें देखी थीं जिनका बेपनाह हुस्न दिल को मसहूर कर देता था। हमने यूबिया, नथिया गली, घोड़ा गली और दीगर बहुत से छोटे छोटे मुकामात भी देखे। मैं चलते वक्त तसद्दुक की खास तौर पर यह ड्यूटी भी लगा कर आया था कि वह हर तीसरे चौथे रोज़ रज़िया के घर वालों की खैरियत मालूम करता रहे और जीनत खाला को मुतला रखे, और अगर कोई ख़ास बात हो तो हमें बजरिया फ़ोन तलाश करके फ़ौरन मुतला करे। जब भी जीनत खाला से फ़ोन पर बात हुई, रज़िया के घर वालों की खैरियत मालूम होती रही। सब लोग ठीक ठाक थे। जीनत खाला खुद भी 2 चक्कर रज़िया के घर के लगा चुकी थी। बदकिस्मती से रज़िया के घर चूंकि फ़ोन नहीं था, इसलिए बराह रास्त उन लोगों से बात नहीं हो सकती थी। भाई, हम तो गुजरांवाला होते हुए चलेंगे, शकीला ने कहा। ज़रा हम भी तो खैरुन्निसा के घर वालों से मिलें और ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया कबूल करें। सच बड़ा मज़ा आएगा, क्यों रज़िया? क्यों नहीं शकीला भाभी, रज़िया ने कहा। ज़रा उन लोगों के तासुरात तो देखे। भाई, ये चक्कर छोड़ ही दो तो अच्छा है, तालूत ने कहा। अब अगर उस बेचारी लड़की की मदद कर दी तो इसमें एहसान जताने की क्या बात है? क्या ज़रूरत है अब उन लोगों के पास जाने की? जी हाँ, खुद तो आप लोगों का जहाँ जी चाहता है घूमते रहते हैं। गायब होंगे तो हफ्तों और महीनों के लिए, और हम ज़रा सा गुजरांवाला चलने के लिए कह रहे हैं तो जनाब को इतराज़ हो रहा है। हमने गुजरांवाला देखा भी नहीं है, देख भी लेंगे। गुजरांवाला देखा भी नहीं है? बेसाख्ता मेरी हंसी निकल गई। अरे, गुजरांवाला देखे बगैर तुम्हारा कौन सा नुकसान हो गया? चलिए चलिए, मजाक ना बनाइए आरिफ भाई, शकीला ने कहा। बस हम गुजरांवाला देखेंगे। क्यों रज़िया, हम दोनों का यही फैसला है ना? बिल्कुल देखेंगे जनाब, रज़िया ने चहकते हुए जवाब दिया। गुजरांवाला भी आखिर पाकिस्तान का एक अहम शहर है। हम लोग बजरिया ट्रेन गुजरांवाला पहुंचे। स्टेशन से हमने तांगा किया और खैरुन्निसा के बताए हुए पते पर रवाना हो गए। तांगे वाला ज़ाहिर है कि मुकामी था और शहर के सारे इलाकों से वाकिफ था। उसने हमें इस मोहल्ले में पहुंचा दिया जहां मुश्ताक अहमद का मकान था, और फिर मुश्ताक अहमद का मकान तलाश करने में हमें दिक्कत ना हुई। उस वक्त शाम के तकरीबन 4 बजे थे। हमारा इरादा था कि चंद घंटे गुजरांवाला में क्याम करने के बाद फिर वहां से बजरिया बस लाहौर रवाना हो जाएंगे और लाहौर से बजरिया ट्रेन कराची। दरवाज़ा खोलने वाला एक 15-16 साल का लड़का था जिसकी शक्ल ही बता रही थी कि वो खैरुन्निसा का भाई है। 2 अजनबी आदमी और उनके साथ 2 औरतों को तांगे से उतरते देखकर वह सटपटा सा गया। हमारे पास 2 सूटकेस भी थे जिनमें हम लोगों के कपड़े वगैरह थे। मुश्ताक अहमद साहब का मकान यही है? मैंने पूछा। जी हाँ, यही है, उसने बड़े शाइस्ता लहजे में कहा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पेशावर से आए हैं, मैंने कहा। क्या खैरुन्निसा घर में मौजूद है? ओह, शायद आप लोग वो हैं। मेरा मतलब है वो। 1 मिनट ठहरिए। वो एकदम भागता हुआ अंदर गया और चंद मिनट के बाद जब वो वापस आया तो तन्हा नहीं था। उसके साथ अधेड़ उम्र का एक आदमी था जिसने तहमद के ऊपर जल्दी से कुर्ता पहना था क्योंकि वो कुर्ते के बटन बंद करता हुआ आ रहा था, और उन दोनों के साथ खैरुन्निसा थी। अरे, आप लोग हैं? खैरुन्निसा हैरत और खुशी के आलम में चिल्लाई। आइए आइए, अंदर आइए, ये मेरे अब्बू हैं। और अब्बू? ये आरिफ साहब हैं और ये यूसुफ साहब और शकीला बाजी और रज़िया बाजी हैं। मसूद, सूटकेस पकड़ो ना, उसने अपने भाई की तरफ देखकर कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तालूत ने जल्दी से जवाब दिया और मसूद को रोक दिया। मैं मुश्ताक अहमद हूँ, उधेड़ उम्र वाले शख्स ने कहा। आप लोग अंदर तशरीफ़ लाएं। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आप लोगों ने गरीब खाने पर जहमत फरमाई। और इन अल्फाज के साथ ही मुश्ताक अहमद ने फ़ौरन आगे बढ़कर हम लोगों के सूटकेस संभालना चाहे और मसूद भी आगे आ गया, और उन लोगों के शदीद असरार पर हमें अपने सूटकेस उनके हवाले करने पड़े। ये एक पुरानी तर्ज का लेकिन अंदर से अच्छा खासा कुशादा मकान था। हम चारों को एक ऐसे कमरे में ले जाकर बिठाया गया जिसे चाहें तो बैठक कह लें और चाहें तो ड्राइंग रूम कह लें। इसमें तख्त भी बिछे हुए थे
जिन पर सफ़ेद चांदनियाँ बिछी थीं और कुर्सियाँ भी रखी थीं। हम लोगों को कमरे में बिठाकर और हमारा सामान रखकर मुश्ताक अहमद फ़ौरन वहाँ से गायब हो गया। और चंद मिनट के बाद जब वो दोबारा वापस आया तो उसने तहमद की बजाय शलवार पहनी हुई थी और इसके साथ ही एक अधेड़ उम्र की औरत भी थी, जिसने आते ही बेहद मोहब्बत भरे लहजे में अस्सलामु अलैकुम कहा। हम चारों अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और हमने मुअम्मर खातून के सलाम का जवाब दिया। ये मेरी वालदैन खैरुन्निसा ने कहा और फिर उसने सबका अपनी माँ से तारुफ कराया। खैरुन्निसा का पूरा घराना पंजाब की रवायती खुशखल्की, मेहमान नवाजी और दोस्ताना जज्बों का नमूना था। वो सब के सब लोग जैसे हमारे सामने बिछ गए और खैरुन्निसा तो हमारे जाने से फूले नहीं समा रही थी। आप लोग कराची में क्या करते हैं? मुश्ताक अहमद ने हमसे सवाल किया। जी हमारा कालीनों का कारोबार है, मैंने जवाब दिया। हम कालीन बनाते हैं। बड़ा अच्छा कारोबार है। मेरा चचाजाद भाई मकबूल अहमद गुजरांवाला में कालीनों का बहुत बड़ा व्यापारी है। वो कराची ही से कालीन लाता है और कई शहरों में सप्लाई करता है। मैं रात के खाने पर उसे और उसकी बीवी को भी बुलाऊंगा और आप लोगों से उसकी मुलाकात कराऊंगा। रात के खाने पर? मैंने हैरत से कहा। लेकिन हम लोग तो बस थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब यहाँ से हम बस के जरिए लाहौर चले जाएंगे। बस थोड़ी देर आप लोगों के पास बैठेंगे। जी सवाल ही पैदा नहीं होता, खैरुन्निसा की माँ ने बड़ी शाइस्ता उर्दू में कहा। वो कोई पढ़ी लिखी औरत मालूम होती थी। भला ये किस तरह हो सकता है कि हमारे इतने बड़े मोहसिन हमारे घर आए और एक वक्त का खाना भी ना खाएं? आप लोगों को रात को यहीं पर ठहरना होगा। कम अज़ कम एक रात के लिए तो हमें मेज़बानी का शरफ अता कीजिए। हमारा क़याम शब का इरादा न था, लेकिन उन सब ने इस कदर इसरार किया कि हमारे पास उनकी दावत कबूल करने के अलावा और चारा ही न रहा। उन लोगों ने हमें नहाने धोने की सहूलतें फराहम की। दोनों खवातीन अंदर जनान खाने में चली गईं और मैं और तालूत मकान के बैरूनी हिस्से में ठहरे। शाम की चाय हम सब लोगों ने साथ पी। रात के खाने से कुछ देर पहले हम सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि आपने खैरुन्निसा के अगवा के सिलसिले में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई? तालूत ने गुफ्तगू के दौरान पूछा। जी नहीं, मुश्ताक अहमद ने जवाब दिया। अब आपसे क्या छुपाना यूसुफ साहब, आप तो एक तरह से हमारे घर के ही आदमी हैं। बात यह है कि खैरन के अगवा का एक खसूसी पस मंज़र है। इसे एक बाकायदा साजिश के तहत अगवा करवाया गया था। अच्छा, वो किस तरह और क्यों? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। बात यह है आरिफ साहब कि मैं अपने पेशे में हद्दुल मकदूर इंसाफ का साथ देने की कोशिश करता हूँ। इन दिनों मैं कत्ल के एक मुकदमे में मुलजिम की जानिब से वकील सफाई के तौर पर पैरवी कर रहा हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि मुलजिम बेगुनाह है और उसे ज़बरदस्ती इस केस में फंसवाया गया है। दरअसल ये कत्ल यहाँ के एक बहुत बाअसर जागीरदार की माँ पर उसके कारिंदों ने किया था। बात कुछ ऐसी थी कि मकतूल, जो कि एक खूबसूरत नौजवान लेकिन गरीब था, जागीरदार की बेटी में दिलचस्पी लेने लगा। बल्कि यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जागीरदार की बेटी जुबैदा मकतूल फ़ेरोज़ में दिलचस्पी लेने लगी और फ़ेरोज़ ने उसकी चाहत का जवाब चाहत से दिया। लेकिन जागीरदार फजलदीन को भला फ़ेरोज़ और जुबैदा का ये मामला कब गवारा हो सकता था? उसने अपने एक कारिंदे मौलादाद के ज़रिए फ़ेरोज़ को कत्ल करवा दिया और एक बिल्कुल बेगुनाह गरीब और बेसहारा शख्स को कत्ल के इल्ज़ाम में फंसवा दिया। मुझे और शहर के बहुत से लोगों को इन वाक़यात का ज़ाती तौर पर इल्म है, लेकिन फजलदीन एक बाअसर आदमी है और लोग उससे डरते हैं, इसलिए असल बात ज़ुबान पर लाने की जुर्रत कोई नहीं करता। हद यह है कि मोहम्मद अकरम को सफाई का गवाह मिलना मुश्किल हो रहा था। कोई भी वकील उसकी पैरवी करने पर आमादा नज़र नहीं आता था। उसकी बीवी एक एक वकील की खुशामदी करती फिरती थी और इस बात के लिए आमादा थी कि अपना मकान और अपना जेवर बेचकर वकील की फ़ीस अदा करेगी। लेकिन इसके बावजूद वकला उसके केस को लेते हुए डर रहे थे। बिलाखिर मैंने फैसला किया कि मैं इस केस को लड़ूंगा। मैंने मोहम्मद अकरम की बीवी से कह दिया कि मैं फ़ीस लिए बगैर उसके बेगुनाह शौहर की पैरवी करूंगा। जब जागीरदार फजलदीन को ये बात मालूम हुई तो उसने मुझे बड़े बड़े लालच देकर पैरवी से बाज रखने की कोशिश की। उसने मुझ पर हर बाजमाया, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहा कि मोहम्मद अकरम की पैरवी करूंगा। आखिर फजलदीन धमकियों पर उतरा है और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी बेटी को उठवा देगा। मैंने उसकी इस बात को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन यह मेरी गलती थी। फजलदीन इतना नीच और जलील इंसान साबित हुआ कि उसने वाकई वो कर दिखाया जो उसने कहा। जब मुझे कलसूम की ज़ुबानी खैरन के अगवा की खबर मिली तो उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि फजलदीन को अपने हाथों से गोली मार दूंगा। ज़ाहिर है कि मैं इस तरह बेगैरती की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। कलसूम खैरन की बहुत मुखलिस और हमदर्द सहेली है। हम उसकी मदद से इस खबर को पोशीदा रखने में कामयाब हो गए। हम लोगों ने यह प्रोग्राम बनाया था कि खैरन के बारे में ये मशहूर कर देंगे कि वह अपने ताया के पास इस्लामाबाद चली गई है। चुनाचे मोहल्ले वालों, अजीज़ों और रिश्तेदारों को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि खैरन को अगवा कर लिया गया है। पुलिस में रिपोर्ट करना इसलिए बेकार था कि मैं पुलिस की कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ़ हूँ और मुझे बखूबी इल्म है कि इससे सिवाय रुसवाई के और कुछ हासिल नहीं होता। मैंने ये बात अपने बड़े भाई मजीद अहमद को भी उस वक्त बताई जब आप लोगों ने पेशावर से मुझे फ़ोन पर मुतला किया और खैरन से मेरी मुलाकात हो गई। मजीद भाई बड़े अल्लाह वाले और नेक नियत इंसान है। मैं जानता हूँ कि वो मरते दम तक इस वाक़े के बारे में अपनी ज़ुबान नहीं खोलेंगे। और आपके ये चचाजाद भाई मकबूल अहमद जो रात के खाने पर आ रहे हैं, मैंने पूछा, क्या उन्हें भी इल्म है?
जी, उन्हें इल्म है, मुश्ताक अहमद ने कहा। वो मेरे सगे छोटे भाई की तरह है और मेरा इरादा यही था कि फजलदीन को हलाक करने से पहले मैं अपनी बीवी और दोनों बच्चों का सरपरस्त उन्हीं को बनाता। आप खुद वकील हैं मुश्ताक अहमद साहब, मैंने कहा, और हैरत है कि आपने खुद ही कानून को हाथ में लेने का फैसला कर लिया। आप ठीक कहते हैं आरिफ साहब, मुश्ताक अहमद ने कहा, लेकिन इसको क्या कहा जाए कि इंसान की ज़िंदगी में बाज़ मौक़े ऐसी भी आती हैं जब वो जानने के बावजूद कि वो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करने पर मजबूर हो जाता है। मुझे मालूम था कि फजलदीन ने पेशावर बदमाशों के ज़रिए मेरी बेटी को अगवा करा लिया है और ना जाने उसकी ज़िंदगी और इससे भी बढ़कर उसकी इज्जत सलामत रह सकेगी या नहीं, और वो बाबरू रहकर अपने घर वापस आएगी या नहीं। मैं दुनिया की किसी भी अदालत में फजलदीन पर कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कोई शहादत नहीं थी, कोई सबूत नहीं था और कोई गवाह नहीं था। मैं इंसाफ के लिए किसका दरवाज़ा खटखटाता? मैं तो खुद कानूनी मोशगाफियों से वाकिफ़ हूँ। बिल आखिर मैंने अपने लिए इंसाफ की राह खुद ही तलाश कर ली। मैंने उसी रात अपने चाचाजाद भाई मकबूल अहमद को बता दिया था कि अगर इस वाक़े का दूसरे लोगों को इल्म होने से पहले खैरन सही सलामत वापस ना आई तो मैं फजलदीन को गोली मार दूंगा। ये ऐसी सूरत हाल थी कि मकबूल अहमद भी मेरी मुखालफत न कर सका, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसकी नौबत नहीं आई और मुझे खैरन के सही सलामत आप लोगों के पास पेशावर पहुंच जाने की इत्तला मिल गई। शुक्र है कि आप एक अजाब से बाल बाल बच गए, तालूत ने कहा। लेकिन सवाल यह है कि जागीरदार फजलदीन को तो इस बात का इल्म हो जाएगा, बल्कि हो चुका होगा कि उसका ये वार खाली गया। तो इस सूरत में अगर आप अब भी मोहम्मद अकरम की पैरवी करने पर मुसर रहेंगे तो क्या इस बात का इम्कान है कि वो दोबारा आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? मैं मोहम्मद अकरम की पैरवी तर्क नहीं करूंगा, मुश्ताक अहमद ने जवाब दिया। और खैरन की बाजियाबी के बाद मैंने एक मुश्तरका मुलाकाती के जरिए फजलदीन को यह पैगाम भिजवा दिया था कि मैंने फिरोज़ के कत्ल से लेकर आज तक के वाक़यात की तमाम तफसील जो मुझे मालूम है लिखकर अपने एक वकील दोस्त के हवाले कर दिया। और अब अगर मेरे घर के किसी फ़र्द को नुकसान पहुंचा तो मैं फजलदीन को बेदरेग गोली मार दूंगा, और अगर फजलदीन ने मुझे हलाक करवाया तो मेरा वकील दोस्त अदालत में सारा मामला लेकर आएगा। फजलदीन खैरन की फौरी और कामयाब बाजियाबी से खासा परेशान सा था। उसने जवाब में मुझे कहलवाया कि वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन फिर भी मेरे हक में बेहतर यही होगा कि मैं मोहम्मद अकरम की पैरवी से बाज आ जाऊं। आपने ये नहीं बताया कि फिरोज़ के कत्ल पर जुबैदा का क्या रद्द-ए-अमल हुआ, और क्या उसकी कहीं और शादी हो गई? मैंने पूछा। जुबैदा, उस बेचारी का बहुत बुरा अंजाम हुआ, मुश्ताक अहमद ने कहा। फिरोज़ के कत्ल के बाद उसने बड़ी मिकदार में नीला थोथा खाकर खुदकुशी कर ली। फिर तो ये पुलिस केस बना होगा, लाश का पोस्टमार्टम हुआ होगा, तालूत ने पूछा। पुलिस केस तो ज़ाहिर बन गया था, लेकिन फजलदीन ने अपने असर और रसूख से काम लेते हुए मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसने लाश का पोस्टमार्टम होने से रोक दिया और पुलिस केस भी ख़त्म करवा दिया। एक डॉक्टरी सर्टिफिकेट के मुताबिक जुबैदा की मौत आंतों के शदीद जख्मों की वजह से हुई, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो ये है असल दास्तान, तालूत ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। ओफो, जिंदगी में कदम कदम पर किस कदर कहानियां बिखरी पड़ी हैं, किस कदर सच्चे, संगीन और हकीकी वाक़यात से लबरेज हैं। इंसानी जिंदगी। हम लोग तो खैरुनिसा के अगवा को महज पेशा बनाना बदमाशी की एक वारदात समझे हुए थे। हमें नहीं मालूम था कि इसके पीछे जुल्म सितम और हिजर मलाल की एक ऐसी अंदोहनाक दास्तान पोशीदा है। जी हाँ यूसुफ साहब, मुश्ताक अहमद ने कहा। इंसानी ज़िंदगी वाकई अजीबोगरीब वाक़यात व हवादिस का एक ऐसा मजमू है जिसको किसी दूसरी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती। फिरोज़ कत्ल हुआ, जुबैदा ने खुदकुशी कर ली और इन सारे मुजालिम की सज़ा भुगतनी पड़ी बेचारी खैरन को। वो तो खुदा ने आप लोगों को उसके हक़ में फरिश्ता रहमत बनाकर भेज दिया, वरना उसका ना जाने क्या हशर होता, और उसके हशर के बाद फिर फजलदीन का क्या हशर होता, और फजलदीन के बाद मेरा और मेरे बकिया ख़ानदान के अफराद का क्या हशर होता। सारी वाक़यात की नौइयत बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती, लेकिन सिर्फ अब आप लोगों की मुदाखलत ने हालात को दूसरे रुख पर डाल दिया। ज़िंदगी ऐसे ही हवादत से इबारत है मुश्ताक साहब, मैंने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। एन उसी वक्त एक शख्स जो मुश्ताक अहमद से उम्र में छोटा नजर आ रहा था एक जवान औरत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। औरत तो सलाम अलैकुम कहती हुई तेज़ी से अंदर दाखिल हो गई और वह शख्स छिटक कर अपनी जगह खड़ा हो गया। ये मेरे चचाजाद भाई मकबूल अहमद है, मुश्ताक अहमद ने कहा। मैंने बताया था ना कि कालीनों का कारोबार करते हैं। अरे ये आप, यानी कि आप लोग हैं? यूसुफ साहब और आरिफ साहब, उस शख्स ने बेयकीनी के अंदाज में कहा। जी हाँ, हमारे नाम यूसुफ और आरिफ है, मैंने कहा। क्या इससे पहले आपने हमें देखा है? अरे साहब, देखने का इत्तेफाक तो सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो भी दूर से। आप लोग तो अपनी फैक्ट्री में बहुत ही कम जाते हैं और कभी भी किसी कारोबारी आदमी से मुलाकात नहीं करते। लेकिन भला कालीनों के किसी भी नौइयत के काम से ताल्लुक़ रखने वाला कौन शख्स ऐसा है जो आप लोगों के नाम से वाकिफ़ ना हो? आपके मैनेजर साहब से ही मेरा लेन देन रहता है। आप लोगों को यहाँ देखकर बेहद हैरत हुई। अच्छा, तो तुम इन लोगों से पहले से वाकिफ़ हो, मुश्ताक अहमद ने कहा। अरे भाई साहब, आप लोगों को कुछ खबर भी है कि ये कौन लोग हैं? मकबूल अहमद ने कहा। ये मुल्क के सबसे बड़े कालीन साज इदारे यूसुफ एंड आरिफ कारपेट इंडस्ट्रीज़ के मालकान यूसुफ साहब और आरिफ साहब हैं,
जिनका शुमार मुल्क के सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोगों में होता है। अरे, मुश्ताक अहमद ने सख्त हैरत ज़दा बल्कि कदरे बदहवास होकर कहा, यह बात तो हमें मालूम ही नहीं थी और इसकी ज़रूरत भी नहीं। मैंने कहा, भला इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कौन हैं? असल बात तो यह है कि हम कैसे हैं। अगर हम किसी के काम आ सकें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है, वरना सब बेकार है। ये आप लोगों की आला ज़र्फ़ी है, मकबूल अहमद ने कहा। दरअसल मुझे कभी आप लोगों से मिलने का या आपके करीब आने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि मैं गुज़िश्ता कई साल से आपकी फैक्ट्री के माल का ख़रीदार हूँ और यहाँ पंजाब के कई बड़े बड़े शहरों में मेरी अपनी दुकानें हैं। बस जब कराची जाता हूँ तसद्दक साहब से मुलाकात होती है। इस वक्त यहाँ आप लोगों को देखकर किस कदर खुशी हुई है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बस जनाब, आप लोगों की अनायत और मेहमान नवाजी है, तालूत ने कहा। मुझे आप लोगों की बहादुरी की जो दास्तान खैरन की ज़ुबानी सुनने को मिली उसने मुझे बेहद मुतासिर किया। 2 मुसल्लह अफराद के हाथों से राइफलें छीन लेना और वह भी सूरत में कि राइफलों का रुख आपके सीनों की जानिब हो, कोई मजाक नहीं है। आप वाकई ज़बरदस्त हिम्मत और गैर मामूली शुजात के मालिक हैं। और मामला सिर्फ हिम्मत और शुजात का नहीं है, असल चीज़ है इंसान दोस्ती और इंसाफ परवरी। ज़ाहिर है कि इस सारे मामले का आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था। आप चाहते तो सब कुछ देखते और समझते हुए भी वहाँ से खामोशी से गुजर जाते और ज़्यादा से ज़्यादा ये करते कि पुलिस को इतला दे देते कि आपने रास्ते में फलां मुकाम पर एक ऐसा मंजर देखा था और बस। मकबूल अहमद ने कहा, भला कौन किसी के मामले में इस तरह टांग अड़ाता है? जिस वक्त से मुश्ताक अहमद ने मकबूल अहमद की ज़ुबानी हम लोगों के बारे में सुना था उस वक्त से वो खासा सटपटाया हुआ नजर आ रहा था। हम उसके अंदाजे और तवक्को से बहुत ज़्यादा अहम लोग निकले थे और वह अपने इस ख्याल का इजहार किए बगैर रह ना सका। मेरा घर भला आप जैसे लोगों के क़याम के काबिल तो नहीं है? मुश्ताक अहमद ने कहा, यकीन करें अगर मुझे पहले से आप लोगों के बारे में इल्म होता तो मैं कभी असरार न करता कि आप लोग मेरे घर क़याम करें। आपने मेरी और मेरी बीवी की दावत कबूल करके वाकई हम लोगों पर ज़बरदस्त एहसान किया है। हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है मुश्ताक अहमद साहब, तालूत ने कहा। इस किस्म की बातों को दिल से निकाल दीजिए। आपने तो अपना मेहमान बनाकर हमें इज्जत बख्शी है, हम इसके लिए आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। इस असना में खैरुन्निसा ने कमरे के अंदर आकर पहले तो अपने चचा को सलाम किया, फिर इतला दी कि खाना तैयार है। हम सब लोग मुश्ताक अहमद की क़यादत में एक दूसरे कमरे की तरफ चले। इस कमरे में बड़ी सी डाइनिंग टेबल मौजूद थी जिस पर सफ़ेद मेज़पोश बिछा हुआ था। गौर से देखने पर मुझे अंदाज़ा हो गया कि 2 मुख्तलिफ मेज़ों को जोड़कर ये बड़ी सी डाइनिंग टेबल बनाई गई है। मेज़ के गिर्द कुर्सियाँ लगाई गई हैं। हम लोगों के कमरे में पहुंचने के बाद ही ख़वातीन भी अंदर आ गईं, उनमें मकबूल अहमद की बीवी भी शामिल थी। मेज़ तरह तरह के खानों से भरी हुई थी। खैरुन्निसा के घर वालों ने बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया था। अरे मिस रज़िया, आप? मकबूल अहमद ने रज़िया को देखते ही हैरत से कहा, जनाब यह मिस रज़िया नहीं है, तालूत ने हंसते हुए कहा। अब ये मिसेज़ रज़िया आरिफ हैं। ओहो, मुबारक हो भाई आरिफ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। रज़िया भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, मेरी और रज़िया की ज़ुबान से एक साथ निकला। आपके डिज़ाइन किए हुए कालीनों की क्या बात होती है रज़िया भाभी, मकबूल अहमद ने कहा। आपको खुदा ने ऐसी गैर मामूली सलाहियत अता की है कि बहुत कम लोग इस मैदान में आपका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे आपसे सिर्फ एक बार मिलने का इत्तफाक हुआ है, जब तसद्दक साहब मुझे आपके पास लेकर आए थे। शायद आपको याद भी ना हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ इस बात का एतराफ़ है कि मुझे याद नहीं है, रज़िया ने कदरे खजल होकर कहा। दरअसल आपको तो पता ही है फैक्ट्री में कितने बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और कितनी मसरूफियत रहती है। जी हाँ जी हाँ, मकबूल अहमद ने जल्दी से उससे इत्तफाक करते हुए कहा। खाने के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रहीं और बड़े खुशगवार माहौल में ये दावत इख्तिताम पजीर हुई। आप लोग खाने के बाद चाय पीना पसंद करते हैं या कॉफ़ी? खैरुन्निसा ने पूछा। सब लोगों ने कॉफ़ी को ही तरजीह दी और फिर कॉफ़ी का दौर चला। अब हम लोग ज़रा देर के लिए इजाज़त चाहेंगे, तालूत ने उठते हुए कहा। दरअसल मुझे और आरिफ को खाना खाने के बाद चहलकदमी करने की आदत है, हम लोग ज़रा टहल कर आते हैं। बेहतर है, मुश्ताक अहमद ने कहा। अगर आप कहें तो मैं आप लोगों के साथ चलूं या मसूद को भेज दूं? आप यहाँ के रास्तों से नावाकिफ़ हैं, इससे जहमत की ज़रूरत नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। अब ऐसे भी नावाकिफ़ नहीं है कि आपका घर ही भूल जाएं। अच्छा, आप लोग टहल कर आइए, तब तक आपके लिए सोने का बंदोबस्त हो जाएगा, मुश्ताक अहमद ने कहा। हम दोनों मुश्ताक अहमद के घर से बाहर निकले और गली में आ गए। तो ये चक्कर है खैरुन्निसा के अगवा का, तालूत ने तन्हाई होते ही मुझसे कहा। इसके पीछे इतनी लंबी कहानी है और अब आपको अपनी खुदाई फौजदार दिखाने का एक और मौका मिल गया, क्यों, है ना यही बात? मैंने कहा। तालूत हौले से मुस्कुराया। यार, अगर मुश्ताक अहमद की हमने दोबारा मदद ना की तो वह बेचारा किसी भी वक्त दोबारा मुश्किल में गिरफ्तार हो सकता है। फजलदीन ठहरा जागीरदार, उसके वादे का क्या भरोसा? हाँ यार, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने कहा। और फिर मोहम्मद अकरम का भी मसला है, वो बेचारा बेगुनाह पकड़ा गया है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुश्ताक अहमद उसे बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो ही जाए। हमें मोहम्मद अकरम को भी बचाना है। हाँ, मोहम्मद अकरम का मसला बहुत अहमियत का हामिल है। बहरहाल मैंने इस दौरान रासिम के ज़रिए सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। मुश्ताक अहमद ने जितनी बातें कही हैं वो सब दुरुस्त हैं।
वाक़यात बिल्कुल इसी तरह पेश आए हैं जिस तरह मुश्ताक अहमद ने बयान किए हैं, और अब बकौल तुम्हारे खुदाई फौजदार होने की हैसियत से हम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि सूरत हाल का इजाला करने के लिए मुश्ताक अहमद और मोहम्मद अकरम की मदद करें और मुजरिमों को सज़ा भी दिलवाएं। क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है, मैंने कहा, लेकिन वाज़ेह रहे कि हमारे पास सिर्फ आज ही की रात है। हमारे यहाँ पड़ाव डालने का तो कोई इरादा नहीं, और ना हम यहाँ पड़ाव डाल सकते हैं। लिहाजा अगर कुछ करने का इरादा है तो आज रात ही कर लो। बस सिर्फ एक रात की, बल्कि यूं कहो कि चंद घंटों की मोहलत ही काफ़ी है, तालूत ने एतमाद के साथ जवाब दिया। मैंने सारा मंसूबा तैयार कर लिया है। अब तुम्हारा काम यह होगा कि रात को जिस वक्त मैं इशारा दूं तैयार हो जाना। हम दोनों मख्फी होकर यहाँ से निकल चलेंगे और फिर तुम तमाशा देखना। लेकिन अगर इस असना में किसी ने हमारे खाली बिस्तरों को देख लिया तो? मैंने पूछा। इत्मीनान रखो, तालूत ने कहा, हमारे बिस्तर खाली नहीं होंगे, उन पर बिल्कुल हमारी ही शक्लों के 2 आदमी सो रहे होंगे, इसलिए तशवीश की कोई बात नहीं। ये इंतज़ाम बहुत अच्छा है, मैंने कहा। हम लोग थोड़ी देर तक सड़क पर घूमते रहे। सड़क पर बहुत कम लोग थे क्योंकि रात अच्छी खासी हो गई थी। हम लोग थोड़ी देर तक टहलने के बाद वापस आ गए। मकबूल अहमद भी अभी तक अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे और किसी बात पर कह लग रहे थे। भाई, हम लोग मुआफ़ी चाहते हैं कि इतनी अच्छी महफिल को छोड़कर यहाँ से चले गए, मैंने कहा, लेकिन देख लीजिए कि हमने 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लिया, ताहम हमें माजरत तो करनी ही चाहिए। अरे नहीं साहब, इसमें माजरत की क्या बात है, मुश्ताक अहमद ने कहा। खाने के बाद ज़रा सी चहलकदमी तो वाकई बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा ये बताएं यूसुफ साहब कि आप लोग कल लाहौर किस तरह जाएंगे? मकबूल अहमद ने पूछा। किस तरह से आपकी क्या मुराद है? तालूत ने कहा। जैसे सब जाते हैं वैसे ही हम भी जाएंगे। मेरी मुराद यह है कि आप किस ट्रांसपोर्ट से जाएंगे? मकबूल अहमद ने पूछा। हम लोग पब्लिक बस से जाएंगे, तालूत ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ख़वातीन का ख्याल है कि इस तरह उनका सफ़र ज़्यादा खुशगवार होगा और वो रास्ते के मनाजिर को ज़रा इत्मीनान से देखती जाएंगी। नहीं जनाब, मकबूल अहमद ने कहा, कम अज़ कम मेरी यहाँ मौजूदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी कार और ड्राइवर आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा ड्राइवर आप लोगों को कार में लाहौर तक छोड़ाएगा। अरे नहीं मकबूल साहब, आप कमाल करते हैं, मैंने कहा। भला इतना बड़ा तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग बस से बड़े इत्मीनान से चले जाएंगे। हमारे बेहद मना करने के बावजूद मकबूल अहमद नहीं माना और उसने हमें अल्टीमेटम दे दिया कि वह हमें बस से नहीं जाने देगा और सुबह 9 बजे उसकी कार मां ड्राइवर के यहाँ मौजूद होगी। उसकी बीवी ने भी बेहद असरार किया। आखिर हम लोग मजबूर हो गए। थोड़ी देर के बाद मकबूल अहमद और उसकी बीवी रुखसत हो गए और अब सोने की तैयारियां होने लगी। दोनों ख़वातीन के लिए अंदर किसी कमरे में सोने का बंदोबस्त किया गया था और हमारे लिए इसी कमरे में, जिसे ड्राइंग रूम या बैठक कहा जा सकता था, पहले से बिछे हुए तख्तों पर रुई के गद्दे और उन पर चादरें बिछा दी गई थीं। हर चीज़ बहुत साफ सुथरी और उजली थी। मैं और तालूत अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। हम दोनों ड्राइंग रूम में तन्हा ही थे। मैं थोड़ी देर में सो गया।